हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों मेरा नाम ओमकार सर है। आप में से बहुत सारे बच्चे शायद से मुझे पहचानते हैं, पर ऐसे भी शायद से बच्चे होंगे जो मेरे को नहीं पहचानते होंगे। तो इसके लिए मेरे बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं और आज की इस वीडियो की तरफ हम आगे बढ़े। बच्चों, मेरा नाम ओमकार सर है। बाय क्वालिफ़िकेशन मैं सी ए में दोनों हूँ। और जैसे आप देख पा रहे हो, सी ए में फाइनल एग्जामिनेशन में मेरा ऑल इंडिया 11th रैंक था एट द टाइम व्हेन आई अपीयर्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। पास आउट तो मैं 2006-2007 के आसपास का हूँ। 6 में सी ए किया था, 2007 में सी ए में किया था। पिछले लगभग 13-14 सालों से मैं सी ए और सी ए में दोनों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मैं सी ए में स्टूडेंट्स को आई एम बीन टीचिंग प्राइमरीली फॉर मोर देन 10 ईयर्स नाउ। सी ए में फाइनल को 2012 का जो सिलेबस था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। 2012 में आपको पता नहीं होगा शायद से, कॉस्टिंग का पेपर जो हुआ करता था वो मोर थियोरेटिकल बेस होता था। फिर 2016 का सिलेबस आया और अभी 2022 का सिलेबस एप्लीकेबल है। बहुत सारे बच्चों को जिनको मैंने पढ़ाया वो आज कॉर्पोरेट में अच्छी तरीके से प्लेस्ड है। बहुत सारे बच्चों के रैंक भी आए हैं। खुद के बारे में ऑब्वियसली ज़्यादा बात करना सही नहीं है, बट दीज आर द टेस्टिमोनियल्स की इतने सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। पिछले बहुत सारे दिनों से मेरे बहुत सारे बच्चों की एक रिक्वेस्ट रही है मुझे कि सर आप हर बार फेस टू फेस आप पढ़ाते हो, जो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता। आई ट्रैवल अक्रॉस इंडिया फॉर टेकिंग लेक्चर्स। मुंबई के अलावा बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, सब जगह पे मैंने पढ़ा है। तो बच्चों का ये आमतौर पे रिक्वेस्ट हुआ करता था कि सर आपका लेक्चर हर बार फिज़िकल लेक्चर अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता, और अगर मैं बेसिकली टियर 2 टियर 3 सिटी से हूँ तो शायद से उतना मेरे को जो चाहिए वो क्वालिटी टीचिंग की एक्सपेक्टेड जो है वो मिल नहीं रही है। तो प्लीज़ आप आपके पेन ड्राइव लेक्चर्स आप रिकॉर्ड करना। तो फाइनली येस, आई हैव डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू टेक द एंटायर लेक्चर्स ऑफ सी ए में फाइनल करंटली फॉर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जो आपका कोर सब्जेक्ट है। एज अ सी ए में स्टूडेंट, एस सी एम इज़ योर कोर सब्जेक्ट। तो इसका बच्चों के रिक्वेस्ट के बेसिस पे मैं एक्चुअली आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल द एंटायर सिलेबस ऑफ सी ए में फाइनल, और फिर उसको हम पेन ड्राइव मोड में लेके आएंगे। वो सारे बच्चे जो बेसिकली जून 25 या उसके बाद किसी का भी अटेम्प्ट होगा तो उसके लिए बेसिकली लेक्चर्स एप्लीकेबल है। तो अगर आप या आप में से आपका कोई स्टूडेंट बेसिकली इस अटेम्प्ट के दौरान गिरता है और अगर आपको पेन ड्राइव लेक्चर्स चाहिए तो आप नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप मुझे पहचानते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड, यू नो कि मेरी टीचिंग क्वालिटी क्या है। पर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो शायद से मुझे नहीं पहचानते। तो बच्चों का एक रिक्वेस्ट था कि सर एक डेमो लेक्चर आप दे सकते हो क्या। तो इस स्पेसिफिक पर्पज़ से बेसिकली मैं आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डेमो के नाम पे 3 घंटा पढ़ाना मुझे लॉजिकली सही नहीं लगता, तो ये शॉर्ट एंड स्वीट ही रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, शॉर्ट एंड स्वीट के चक्कर में आपको बेसिकली एक आइडिया भी आ जानी चाहिए कि टीचिंग कैसे है। तो बस आप ये लेक्चर पूरा देखना, आप एंजॉय करोगे इस चीज़ को। इस चीज़ का मेरा दावा है। अगले 1-1.25 घंटे के बाद जब भी आप देखोगे, आपका कॉस्टिंग की तरफ देखने का नज़रिया एक्चुअल में चेंज हुआ रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेमो जब भी शूट करने को मुझे बोला गया था, या बेसिकली डेमो जब भी मैं शूट करने वाला था, मेरे दिमाग में एक्चुअली सवाल आया कि मैं डेमो में एक्चुअली बताऊं क्या। डेमो ने एक बहुत डाइसी चीज़ होती है। डेमो में मैं एकदम नया कुछ पढ़ाने जाऊं तो तुमको, और वो डेमो भी पढ़ाना एक लेक्चर का जो 1-1.5-2 घंटे का लेक्चर है, उसमें मैं एकदम ज़्यादा भी चीज़ कुछ सिखाने जाऊं तो वो तुमको समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट 1-1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में नहीं बन सकता। उसको बनाने के लिए समय लगता है। और एट द सेम टाइम मैं अगर कोई ऐसी चीज़ बताऊँ जो तुमको ऑलरेडी पता है तो उसमें भी एक्चुअली मज़ा नहीं है। वरना तो ये तो आप बोलोगे कि यार सर ये तो हमको ऑलरेडी पता है, इस चीज़ के लिए हम क्यों आपका लेक्चर देखते। तो आई नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू। ऐसी कोई भी चीज़ जो बेसिकली आपको एक ओवरव्यू भी दे और एट द सेम टाइम आपका दिमाग भी खुले क्या है। तो बस यही कॉन्सेप्ट पे बेसिकली आज का लेक्चर में लेकर बना रहा हूँ मैं। क्या है फाइनल का कॉस्टिंग और किस तरीके से इसके बारे में सोचेंगे। मेरा दिमाग में थॉट प्रोसेस आया था कि शायद से मैं कवरेज, सिलेबस का कवरेज बताऊँ, पर फिर वो टीचिंग नहीं बताएगा, मेरी क्वालिटी ऑफ टीचिंग आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। बस आपको आपका एक सिलेबस बता देगा। इंटर का कोई कंसेप्ट को अगर मैं ड्रैग ऑन करूँ तो वो भी मतलब नहीं है। वो तो पैसे भी आपको आ रहा है, क्योंकि आपने ग्रुप 1 में भी कॉस्टिंग पढ़ा है, ग्रुप 2 में भी कॉस्टिंग पढ़ा है, पेपर 8 में भी था, पेपर 12 में भी था। तो इसके लिए वही चीज़, बट अभी एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे होगी वो अभी हम इस लेक्चर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे।
पेपर 8 में भी कॉस्टिंग था, पेपर 12 में भी कॉस्टिंग था। पेपर 8 में भी आपने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा है, पेपर 12 में भी मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा है। अभी जो आपका फाइनल का पेपर है उसमें भी वही टॉपिक है, पर उस टॉपिक का यहाँ पे नाम डिसीजन मेकिंग है। नाम बदलने से क्या होता है आप बोलोगे, बराबर सर मार्जिनल कॉस्टिंग बोलेगा तो वही है, पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, वही चीज़ें तो रहने वाली है, ऑब्वियसली रहने वाली है, पर अभी आपको मज़ा समझ में आएगा। सिर्फ बच्चों ये सब्जेक्ट ऐसा है ना जो आपके सोचने का तरीका ही पूरी तरीके से चेंज करेगा। बुक किस तरीके से समझाने से अच्छा एक प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, आप एंजॉय करोगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों क्या आपने मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग पढ़ा है पहले? तो हाँ ऑब्वियसली आपने पढ़ा है, तो आपको बेसिकली सोचने का तरीका पता है। तो मैं अभी क्या करते हैं हम लोग स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, वो जो मैंने स्टार्टिंग के स्क्रीन पे रखा था। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे आपका इस वीडियो को इस मोमेंट पे आप पॉज करिए और आपके हिसाब से आप आंसर निकालने की कोशिश करिए, और फिर हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा। देखो इस टॉपिक के अंदर आप इस मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इतने सारे कंसेप्ट हैं, पर ये कैसे कंसेप्ट रोल प्ले करते हैं, आपका सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए, आपको ये टॉपिक बताते जाएगा। तो जैसे मैंने बताया, मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रख रहा हूँ, रिक्वेस्ट यू आप पॉज करो आपका वीडियो और आप इस क्वेश्चन का आंसर आपके एंगल से निकालने की कोशिश करिए, फिर हम बात करेंगे। तो क्या है वो क्वेश्चन? तो दिस इज़ द प्रॉब्लम विच इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करना, आपका एक बार जैसे आंसर आ जाता है फिर हम इसके आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आई बिलीव अभी मैं शुरू करता हूँ। आपने बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व किया रहेगा, आपने कुछ आंसर निकाला रहेगा। क्वेश्चन क्या बोलता है मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर हम बात करेंगे। क्या बोलता है? अ कंपनी हैज़ द फॉलोइंग बजट बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द होम मार्केट। कंपनी ने कोई बजट बनाया, इसका एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट का नाम है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, मतलब एक उसका बेसिक प्रोडक्ट है जिसका होम मार्केट मतलब लोकल मार्केट में कुछ उसका डिमांड है, उसके बेसिस पे उसने आपके सामने एक बजटेड डेटा दिया। रिमेंबर द प्रोडक्ट इज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। बोलता है सेल्स उसके लगते हैं हम करेंगे 2000 यूनिट्स, जिसकी सेल्स रेवेन्यू जनरेट होगी 10,000 रुपये। उसको करने के लिए कॉस्ट क्या इनकर होने वाली है? तो डायरेक्ट मटेरियल 1000 रुपये के लगेंगे, लेबर लगेंगे 4000 रुपये के, वेरिएबल ओवरहेड आएगा 1000 रुपये का और फिक्स ओवरहेड आएगा 3000 रुपये का। तो ये 4 तरीके के खर्चे आपके सामने उसने रखे हैं। सबको ऐड करेंगे तो टोटल खर्चा आएगा 1000, 4000, 5000, 5 और 1 6 और 3 9000 रुपये का आपका टोटल कॉस्ट है, और 10,000 के रेवेन्यू में से 9,000 की कॉस्ट चली गई तो 1000 रुपये का आपका प्रॉफिट दिख रहा है। इसके आगे क्वेश्चन बोलता है एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट द कंपनी है स्पेयर कैपेसिटी। स्पेयर कैपेसिटी का मतलब हमने इंटर में बच्चों सब लोगों ने पढ़ा है। स्पेयर कैपेसिटी का मतलब ही काम करने के बाद हमारे पास जो समय बचेगा उसको हम बोलते हैं स्पेयर कैपेसिटी। मतलब अगर मेरी कैपेसिटी 1000 यूनिट्स बनाने की और मैंने अगर 800 यूनिट्स बनाए तो मेरे पास और 200 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी है, जिसको मैं यूटिलाइज इसके लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शायद से मेरे पास उसका उतना ऑर्डर ही नहीं है। तो दिस इज़ द स्पेयर कैपेसिटी विच एवरीवन हैज़ लर्नड इन इंटरमीडिएट लेवल की उसका डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होता है। क्वेश्चन क्या बोलता है? एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट द कंपनी हैज़ स्पेयर कैपेसिटी एंड इट इज़ देयरफॉर प्लानिंग टू डेवलप द एक्सपोर्ट मार्केट। वो सोच रहा है कि कुछ प्रोडक्ट्स को हम क्या करें, फिर अभी अगर ऐसा है तो हम उसको एक्सपोर्ट करें, जो हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है उसमें कुछ सामान बना के एक्सपोर्ट करें। तो बोलता है इट बिलीव्स दैट इट विल बी एबल टू सेल एडिशनल 750 यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, और 750 यूनिट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के हम बेच सकते हैं अगर हम हमारी स्पेयर कैपेसिटी को यूज़ करें। द लिमिट ऑफ प्रोडक्शन इज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन, द लिमिट ऑफ प्रोडक्शन इज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्यों 750 ही बना सकते हैं? क्योंकि हमारे पास मटेरियल की शॉर्टेज है। मटेरियल इतना ही है कि और 750 यूनिट्स हम बना सकते हैं, इससे ज़्यादा हम हमारी स्पेयर कैपेसिटी को यूज़ नहीं कर सकते। विच मीन्स मटेरियल इज़ अ की फैक्टर। अगर याद रहेगा तो वो चीज़ जिसका लिमिटेशन है उसको हम की फैक्टर बोलते थे। बात करेंगे की फैक्टर के बारे में इस क्वेश्चन में, पर फिलहाल सुन लेना। आगे बोलता है नो एडिशनल फिक्स कॉस्ट विल बी इनकर्ड। ये तो हमको सबको पता है, क्योंकि अगर हमारी स्पेयर कैपेसिटी में हम काम करेंगे तो वापस से एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट आने वाली नहीं है। मेरी फैक्ट्री तो उतनी ही रहने वाली है, उसका रेंट भी वही रहने वाला है। तो इसका मतलब अगर मैं स्पेयर कैपेसिटी में काम करूँ तो और एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं करूँगा। हाँ, अगर मेरी कैपेसिटी को एक्सीड करना है, मुझे नई जगह चाहिए मुझे, तो मेरे को फिक्स कॉस्ट एडिशनल इनकर करनी पड़ेगी। बट एट दिस मोमेंट क्वेश्चन बोल रहा है नहीं, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। नो एडिशनल फिक्स कॉस्ट विल बी इनकर्ड एंड सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट
per unit would be the same, selling price and variable cost per unit would be the same as for the home market. जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में बेचने के लिए जो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो रही थी, वही सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट आपकी एक्सपोर्ट मार्केट में भी इनकर होगी. मतलब उसका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर और रेवेन्यू स्ट्रक्चर जो है वो वही का वही रहने वाला है. पर क्वेश्चन आगे बोलता है, बिफोर लॉन्चिंग इट्स एक्सपोर्ट कैंपेन, पर यही एक्सपोर्ट करने के पहले, हाउएवर द कंपनी इज अप्रोच्ड बाय अ होम बायर, एक लोकल बायर आया हमारे पास, हु विशेस टू परचेज, जो बोलता है हु विशेस टू परचेज 200 डिलक्स मॉडल यूनिट्स. अब एक नया प्रोडक्ट पिक्चर में आ रहा है, डिलक्स प्रोडक्ट. ऊपर वाला स्टैंडर्ड था, ये डिलक्स प्रोडक्ट है. तो ये 750 यूनिट्स एक्सपोर्ट करने के पहले हमारे सामने एक लोकल बायर आया है जो बोलता है 200 यूनिट डिलक्स मॉडल के दो. प्रोडक्ट अलग है. क्यों अलग है? तो बोल रहा है विच वुड रिक्वायर ट्वाइस एज मच मटेरियल एज द स्टैंडर्ड मॉडल. डिलक्स मॉडल इसके लिए बिकॉज मटेरियल उसके लिए जो लगेगा वो स्टैंडर्ड में जितना मटेरियल लग रहा है उसका एग्जैक्ट डबल होगा. मतलब ऑब्वियसली जिस चीज़ की कमी है उसका ज़्यादा मटेरियल खा रहा है, ऐसा वाला प्रोडक्ट है. और ऐसे प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स की ऑर्डर दे रहा है हमको? वो 200 यूनिट्स की ऑर्डर दे रहा है. मतलब स्टैंडर्ड का की जगह पे अभी अपने पास एक डिलक्स का नया ऑर्डर आया है जो 200 यूनिट सामने वाला मांग रहा है. ऐसा प्रोडक्ट जिसको बेसिकली डबल मटेरियल लगता है कंपेयर टू द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. तो आपकी क्वेश्चन की लास्ट की लाइन क्या बोलता है? व्हाट इज द मिनिमम प्राइस विच शुड बी चार्ज फ्रॉम द डिलक्स प्रोडक्ट इफ दिस ऑर्डर इज एक्सेप्टेड. तो ये डिलक्स की ऑर्डर को अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आपको इस डिलक्स का कम से कम प्राइस, मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए इस डिलक्स प्रोडक्ट का, ये आपसे बेसिकली क्वेश्चन मांग रहा है. तो क्वेश्चन तो सुनने में और समझने में तो बेसिकली इजी होना चाहिए कि बाबा हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेच रहे थे, इसका इतना बजट था, स्पेयर कैपेसिटी थी, उस स्पेयर कैपेसिटी में स्टैंडर्ड का एक प्रोडक्ट का ही 750 यूनिट्स का एक्सपोर्ट ऑर्डर आया था. 750 इसके लिए बिकॉज हमारे पास मटेरियल की शॉर्टेज थी. उतने में ही हमारे पास वो जब भी हम काम करने वाले थे उतने में ही बेसिकली हमारे पास एक दूसरे प्रोडक्ट की, डिलक्स प्रोडक्ट की ऑर्डर आ रही है जिसके 200 यूनिट्स की ऑर्डर आ रही है. वो प्रोडक्ट जिसको डबल मटेरियल लगता है कंपेयर टू स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. स्टैंडर्ड का बाकी का कॉस्ट स्ट्रक्चर, सेलिंग प्राइस सब सेम रहने वाला है. और पूछ रहा है कि ये 200 यूनिट्स की ऑर्डर अगर एक्सेप्ट करनी है तो डिलक्स की सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए पर यूनिट. तो आई बिलीव क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया रहेगा. तो अब इसका हम सोल्यूशन ढूंढेंगे. करेक्ट. तो जैसे मैंने बताया बच्चों, कंसेप्ट वाइज समझेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये. तो अभी हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं. तो बच्चों कंसेप्ट समझने के पहले मैं मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है ना, मैं डायरेक्ट कोई चीज़ बोलूँ तो समझे नहीं समझे, मैं उसको एक बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल से लिंक करने की कोशिश करता हूँ जो आपको समझ में आए, और उसको फिर हम इस प्रॉब्लम की तरफ अप्लाई करते हैं. तो वैसे ही एक सवाल मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ बच्चों, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे. वैसे एक सवाल मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ जिसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों. जस्ट होल्ड ऑन. एक एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों. फॉर एग्जांपल इफ़ आई से, जो मुंबई में बच्चे रहते हैं वो बेसिकली इस सवाल को इजीली, जो मुंबई में बच्चे रहते हैं वो इस सवाल को इजीली समझ सकते हैं. बाकी लोगों के लिए सुनने के लिए हाइपोथेटिकल लगेगा पर है एक्चुअली रियल लाइफ एग्जांपल. एज्यूम करो बच्चों मैं मुलुंड चेकनाका में खड़ा हूँ, एक लोकेशन पे खड़ा हूँ जहाँ से 2 रेलवे स्टेशन की तरफ मैं ट्रैवल कर सकता हूँ. एक है थाना स्टेशन और एक है मुलुंड स्टेशन. ये बेसिकली ये जो जगह है ये दोनों जगहों के एग्जैक्टली सेंटर में आती है. पर अगर मैं दोनों जगह पे जाना है तो मुझे ऑटो से ट्रैवल करना पड़ेगा. ऑटो का फेयर ऑब्वियसली डिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग है. कहीं पे पूरा ऑटो करना पड़ता है, कहीं पे शेयर ऑटो करना पड़ता है. तो यही मुलुंड चेकनाका से अगर मैं थाना के लिए ट्रैवल करूँ तो मेरा ऑटो का फेयर होगा 30 रुपया. 30 रुपया मेरे से ऑटो वाला लेता है. अच्छा, फिर मैं थाना उतरूँगा, थाना से मुझे जाना है CST की तरफ जाना है. बेसिकली मुलुंड चेकनाका से किसी बच्चे को CST की तरफ जाना है. मुलुंड में मॉल दिख रहा है आपको, सबको शायद से पता भी होगा. कौन सा मॉल है वहाँ पे? आर मॉल है शायद से. आर मॉल, हाँ आर मॉल ही है. तो आर मॉल से मुझे CST की तरफ जाना है. CST में कॉलेज का ही कोई बच्चा है, आई बिलीव लेक्चर बंक करके तो नहीं जा रहा है, CST में जा रहा है. बेसिकली गेटवे की तरफ घूमना है उसको. तो एक ऑप्शन है उसको बेसिकली ऑटो से जाए थाना स्टेशन की तरफ, 30 रुपये ऑटो का दे और ऑटो से फिर थाना स्टेशन पे उतरे. थाना से बेसिकली ट्रेन का टिकट निकाले. ट्रेन का टिकट थाना टू CST 10 रुपये. ऑब्वियसली वो आगे पैदल जाएगा. तो इस ऑप्शन के थ्रू रूट करेगा तो 30 + 10 40 रुपीज़ उसका खर्चा होगा.
पर वही उसके पास दूसरा ऑप्शन है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू थाना वो कहाँ पे जा सकता है, वो मुलुंड के लिए शेयर ऑटो पकड़ सकता है, जिस शेयर ऑटो का 20 रुपये होता है। और एक बार मुलुंड स्टेशन से उतरा तो आगे वापस ट्रेन से 10 रुपये का टिकट निकाल के, वही रूट है ऑब्वियसली, 10 रुपये का ही टिकट लगेगा और CST जाएगा और आगे जाके अपना मौज मस्ती कर सकता है बच्चा ये। तो अगर मैं तुमको पूछूं बच्चों, विच रूट शुड ही ऑप्ट रादर, मैं क्यों घूमूं वो घूमेगा, तो उसको कौन से रास्ते से घूमना चाहिए? तो ऑब्वियसली बच्चों ये कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है, ये तो किसी भी बच्चे को भी पूछे तो कोई भी आंसर देगा, सर उसको तो मुलुंड से जाना चाहिए, उसको CST से नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों मुलुंड से ही जाना चाहिए? क्योंकि अगर मुलुंड से जाएगा तो 20 रुपये ऑटो का और 10 रुपये टिकट का, सर उसका 30 रुपये खर्च होगा। और वही अगर ऑटो से जाए, अगर वो थाना के रूट के थ्रू जाएगा तो 30 रुपये ऑटो का और 10 रुपया बेसिकली ट्रेन के टिकट का, 40 रुपये खर्च होगा। मतलब ये बेसिकली उसका 10 रुपये बच सकता है अगर वो मुलुंड के थ्रू रूट करे इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम थाना, विच इज़ ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर। सर ये कितना बेसिक सवाल है, इसी सवाल से आप क्या बढ़ाना चाह रहे हो? तो हमको वैसे भी समझ में आ सकता है, ऑब्वियसली समझ में आ सकता है, पर इसके थ्रू अभी हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर इसको हम डिसीजन मेकिंग के एंगल से, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही पूरा आपका डिसीजन मेकिंग का सब्जेक्ट है, अगर इसको हम डिसीजन मेकिंग के एंगल से सोचें तो इसको मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ कि सर अगर वो थाना से जाए या मुलुंड से जाए, ट्रेन की टिकट का 10 रुपया, ट्रेन की टिकट का जो 10 रुपया है, वो जो इधर खर्चा हो रहा है वही खर्चा, जो ट्रेन की टिकट का 10 रुपया जो इधर खर्चा हो रहा है वही खर्चा इधर भी हो रहा है। मतलब ट्रेन का तो 10 ही रुपये देना है उसे, वो थाना से ट्रैवल करे या मुलुंड से ट्रैवल करे, तो इसमें तो पैसा बचने का सवाल आता ही नहीं है। पैसा बचने का सिर्फ सवाल जो आता है वो आता है सिर्फ रिक्शा के भाड़े में, क्योंकि यहाँ पे रिक्शा का 30 रुपये है और यहाँ पे रिक्शा का 20 रुपये है, तो रिक्शा का 10 रुपये बचा सकता है अगर वो मुलुंड के थ्रू ट्रैवल करे। ट्रेन के बारे में तो उसको उतना ही पैसा पे करना है, तो वो तो सेविंग उसकी होनी ही नहीं है। मतलब ही जब भी वो तय करने बैठ रहा है कि मुझे मुलुंड से जाना है या थाना से जाना है, उसको बस अपने ऑटो की फेयर की तरफ ध्यान देना है, जहाँ पे ऑटो का पैसा कम रहेगा वही उसका डिसीजन है, वही उसके लिए बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। ये तो बेसिक ही है ना। तो यही इससे हमको क्या समझ में आता है बच्चों कि ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन विच ही टेक्स, कि बाबा मेरे को मुलुंड से जाना है या थाना से जाना है, ऑटो का फेयर चेंज होने वाला है। मतलब ये वो खर्चा है जो आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे खर्चे जो आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऐसे खर्चों को बोला जाता है रेलेवेंट कॉस्ट। वी कॉल देम एज रेलेवेंट कॉस्ट। What is relevant cost? The cost which changes as per the decision taken. जबकि टिकट का खर्चा आप बेसिकली मुलुंड से जाओ या थाना से जाओ आपको उतना ही देना है, तो वो कॉस्ट जो इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑप्शन टेकन, अगर वो कॉस्ट सेम की सेम ही रहने वाली है, तो क्या वो आपके डिसीजन को मायने रखेगी, आपके डिसीजन के ऊपर उसका इफेक्ट गिरने वाला है? तो ऑब्वियसली बात है नहीं गिरने वाला है, क्योंकि कुछ भी करो आपको उतना ही खर्चा करना है। तो ऐसी कॉस्ट को बोला जाता है irrelevant cost. We call them as irrelevant cost. क्या दिखता है, वो खर्चा जो आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं रेलेवेंट कॉस्ट, और वो खर्चा जिसका आपके डिसीजन, कोई भी डिसीजन हो आपका खर्चा उतना ही होने वाला है, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं इररिलेवेंट कॉस्ट। तो तुम ही बताओ बच्चों, जब भी हम डिसीजन लेने बैठे कोई, तभी हमको कौन सी कॉस्ट की तरफ देखना चाहिए? रेलेवेंट कॉस्ट की तरफ देखना चाहिए, इररिलेवेंट कॉस्ट को इग्नोर करना चाहिए। या फिर अगर सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो बस हमको उन्हीं चीज़ों के बारे में फोकस करना चाहिए जो हमारे डिसीजन की वजह से चेंज होते हैं। अगर कोई चीज़ मेरे डिसीजन की वजह से चेंज ही नहीं होती तो ये चीज़ मेरे डिसीजन के लिए मायने ही नहीं रखती, और उसको मैं इग्नोर करके भी डिसीजन ले सकता हूँ। मतलब जब ये सोचने बैठेगा बस वो ऑटो के भाड़े के बारे में सोचेगा और बोलेगा ट्रेन का तो अल्टीमेटली उतना ही देना है, तो उसके बारे में मैं सोचूं नहीं तभी भी चलेगा, मेरे को बस जहाँ पे मेरा ऑटो का खर्चा बचेगा उसी चीज़ को मैं फोकस करूँगा। तो बेसिकली वी आर सपोज टू फोकस ऑन द रेलेवेंट कॉस्ट एंड नॉट ऑन द इररिलेवेंट कॉस्ट। सी बच्चों, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि उसके पास सिर्फ ऑटो का 20 रुपया होगा तो बेसिकली वो मुलुंड के थ्रू बेसिकली CST पहुँच सकता है। उसको CST जाना है तो उसको ये 20 रुपये भी लगने वाले हैं और ये 10 रुपये भी लगने वाले हैं, उसको पैसा तो दोनों लगने वाला है। खर्चा 20 नहीं है, खर्चे में ऑटो का भी खर्चा और टिकट का भी खर्चा है, पर डिसीजन मेकिंग के लिए आपको सिर्फ ऑटो के खर्चों की तरफ देखना है, ट्रेन की टिकट की तरफ देखना नहीं है।
जो इंटरमीडिएट का आपका कॉस्टिंग था वो कॉस्ट कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करता था, उसमें ये भी फिगर आती थी और वो भी फिगर आती थी। पर अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कॉस्ट कैलकुलेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग करते वक्त आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप कोई भी डिसीजन लो वही चीज़ें होने वाली है, तो उन चीज़ों को आप इग्नोर करके बस उन्हीं चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए जो आपके डिसीजन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। ये बहुत क्रूशियल कंसेप्ट है। नॉट एवरीथिंग विच अपीयर्स एज कॉस्ट आर रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर कोई कॉस्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिसीजन टेकन अगर वही रहने वाली है तो उसको इग्नोर करके भी काम किया जा सकता है। आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो अभी सवाल उठता है कि सर आपने ये कंसेप्ट हमको पढ़ाया क्यों बेसिकली इस क्वेश्चन में। देखते हैं अभी इस क्वेश्चन में उसको अप्लाई करते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या बोलता है, कंपनी के पास 2000 यूनिट्स की डोमेस्टिक मार्केट की ऑर्डर थी, उतने में उसको उसके पास स्पेयर कैपेसिटी थी, उस स्पेयर कैपेसिटी में 750 यूनिट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की ऑर्डर आ गई उसके पास। वो ऑर्डर पूरे करने के पहले उसके पास डीलक्स यूनिट्स की 200 यूनिट्स की एक ऑर्डर आ रही है जिसको दुगना मटेरियल लगता है कंपेयर टू स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। तो बच्चों अभी जो हमने क्वेश्चन की पढ़ा उसको अगर इसके एंगल से सोचूं मैं, तो बच्चों एज अ सेलर मेरे पास क्या ऑप्शंस थे बेसिकली। मेरे पास कितने ऑप्शन है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर। मेरे पास इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको पूछूं इस क्वेश्चन में मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं, तो एवरीवन विल एक्सेप्ट कि सर आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस है आपके पास? आपके पास 2 ऑप्शंस है। पहला जो अपना मेन कैपेसिटी है, जो मेन बजट के हिसाब से है, आपके जो बजट आपने जो बनाया है, जो आपकी मेन कैपेसिटी है उसके हिसाब से पहला ऑप्शन क्या बोलता है, सर आप 2000 यूनिट्स स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के बनाओ। करेक्ट। और उसके बाद जो आपकी स्पेयर कैपेसिटी है उसमें पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा था, 2000 यूनिट स्टैंडर्ड के साथ साथ आप 750 यूनिट्स स्टैंडर्ड के ही बनाओ, पर किसके लिए बनाओ? एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। मतलब ये जो स्टैंडर्ड था ये बेसिकली डोमेस्टिक मार्केट के लिए था, और उसके साथ साथ आप बोलता है वो 750 यूनिट्स बनाओ स्टैंडर्ड के ही, पर ये कौन से मार्केट के लिए बनाओ? ये आप बनाओ एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। ये हमारे पास पहला ऑप्शन था। अगर ये नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन क्या था कि बाबा 2000 यूनिट्स स्टैंडर्ड के बनाओ सर आप डोमेस्टिक मार्केट के लिए, और उसके साथ साथ किसका? तो डीलक्स का ऑर्डर एक्सेप्ट करो। डीलक्स का कितने यूनिट्स का ऑर्डर था बच्चों? वो 200 यूनिट्स का ऑर्डर था। करेक्ट। तो इट इज़ 200 यूनिट्स ऑफ डीलक्स इन अगेन, ये वापस वो लोकल मार्केट के लिए ही था। करेक्ट। तो इट वाज 200 यूनिट्स ऑफ डीलक्स इन लोकल मार्केट। पर ये करने के बाद क्वेश्चन क्या बोलता है, डीलक्स के जो यूनिट्स है वो डबल मटेरियल खाते हैं कंपेयर टू स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। तो स्टैंडर्ड डीलक्स के अगर आप 200 बनाओगे तो वो कितने यूनिट्स का मटेरियल खाएंगे? स्टैंडर्ड के अगर डबल यूनिट्स का मटेरियल खाते, तो अगर मैं डीलक्स के 200 बनाऊं तो या फिर सिंपल वर्ड्स में डीलक्स के 200 यूनिट्स स्टैंडर्ड के 400 यूनिट्स के समान है। तो अगर मैंने डीलक्स के 200 बनाए तो मैंने स्टैंडर्ड के मैं 400 तो नहीं बना सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मटेरियल डबल लग रहा है तो प्रोडक्शन आधा होगा। अगर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा मटेरियल खा रहा है और एक प्रोडक्ट है जो कम मटेरियल खा रहा है, तो जो कम मटेरियल खा रहा है वो उसी मटेरियल में ज़्यादा यूनिट्स बना पाएगा, और जो ज़्यादा मटेरियल खा रहा है वो उसी मटेरियल के अंदर कम यूनिट्स बना पाएगा। तो अगर मैं डीलक्स के 200 यूनिट्स बनाऊं तो मैं स्टैंडर्ड के 400 यूनिट्स नहीं बना सकता। पर तभी भी मेरे गए कितने यूनिट्स? 400 यूनिट्स ही गए, जबकि मेरे पास तो 750 यूनिट्स की कैपेसिटी थी। मतलब मैं अभी भी इसके साथ साथ स्टैंडर्ड के कितनी यूनिट्स बना पाऊँगा बच्चों? 750 - 400, मतलब इट इज़
350 यूनिट्स बना पाऊंगा मैं बच्चों स्टैंडर्ड के। वो कौन, और क्या तुम्हारा क्वेश्चन कहीं पे ये बोलता है कि बाबा ये एक्सपोर्ट ऑर्डर जो मिली थी ये लेते वक्त पूरी लेनी है या बिल्कुल नहीं लेनी है? ऐसा कहीं पे बात हुआ था क्या इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपोर्ट ऑर्डर के बारे में? क्या यहीं पे बोला है कि ऑल और नथिंग वाला कुछ कंसेप्ट दिया है क्या इसने कि बाबा ये नहीं लेना है तो आपको पूरा इग्नोर करना पड़ेगा? ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो आपने अगर ये 200 बनाए तो वो 400 चले जाएंगे, पर अभी भी 350 यूनिट्स बना पाओगे आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के। और वो कौन से मार्केट के लिए? तो वो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। बोलो समझ रहा है सबको? तो दो ऑप्शंस थे बच्चों हमारे पास, 200 यूनिट स्टैंडर्ड के डोमेस्टिक के लिए जो मेन बजट है उसके हिसाब से, और 750 यूनिट स्टैंडर्ड के एक्सपोर्ट के लिए। और या फिर दूसरा ऑप्शन है 200 यूनिट स्टैंडर्ड के डोमेस्टिक के लिए और 200 यूनिट डिलक्स के जो 400 यूनिट स्टैंडर्ड के समान है। तभी भी एक्स्ट्रा और कितनी यूनिट्स बनेंगे स्टैंडर्ड के बच्चों? तो एक्स्ट्रा और स्टैंडर्ड के बनेंगे 350 यूनिट्स, जिसको हम बेसिकली एक्सपोर्ट अभी भी कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अगर इधर तक क्लियर हो गया रहेगा तो बच्चों अभी जो हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों दोनों ऑप्शंस को अगर मैं देखूं तो कैन आई से व्हाट आर माय ऑब्जर्वेशंस? व्हाट आर माय ऑब्जर्वेशंस? नंबर 1, स्टैंडर्ड के जो 2000 यूनिट्स है जो मेन बजट के हिसाब से बन रहे हैं वो ऑप्शन 1 में भी बन रहे हैं, ऑप्शन 2 में भी बन रहे हैं। करेक्ट और इनकरेक्ट? और अभी हमें थोड़ी देर पहले क्या बात हुई थी कि अगर कोई चीज़ कोई भी ऑप्शन में सेम ही आने वाली है, जैसे अपने उधर का ट्रेन का टिकट का भाड़ा था, कोई भी ऑप्शन लो वो तो सेम ही आने वाला है, तो वो चीज़ हमारे करंट डिसीजन के लिए रेलेवेंट हो जाती है या इरेलेवेंट हो जाती है? तो ये तो एक इरेलेवेंट चीज़ हो गई, क्योंकि किसी भी हाल में मुझे 2000 यूनिट स्टैंडर्ड के तो बना नहीं है लोकल मार्केट के लिए। तो कहने से my observations are 2000 units of standard product for which market बच्चों? This is produced for which market? This is produced for domestic market, remains same under both the options। दोनों ऑप्शंस के अंदर सेम ही रहते हैं। वैसे ही इसके अलावा भी इधर आप देखोगे तो इस ऑप्शन में एक्सपोर्ट के लिए स्टैंडर्ड के 750 बन रहे हैं और इधर एक्सपोर्ट के लिए स्टैंडर्ड के 350 बन रहे हैं। मतलब 350 तो दोनों हाल में बनाने हैं। करेक्ट और इनकरेक्ट? इधर चलो 750 नहीं किया तभी भी 350 तो तुम करने वाले ही हो, तो 350 के बारे में वापस डिसीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो किसी भी हाल में हमको सेम देना ही देना है। तो कैन आई से 350 यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर एक्सपोर्ट मार्केट remains same under both the options। तो बच्चों अगर कोई चीज़ अगर दोनों ऑप्शन में सेम रहती है तो ये रेलेवेंट हो गई क्या इरेलेवेंट हो गई? अभी हमारी बात हुई थी कि अगर ये दोनों जगह पे सब जगह पे सेम ही आने वाला है तो ये चीज़ हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए इरेलेवेंट है। ये चीज़ हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए इरेलेवेंट है। मतलब बेसिकली मैं इन चीज़ों को इग्नोर करके भी डिसीजन ले सकता हूँ मैं, क्योंकि किसी भी हाल में ये सेम ही रहने वाला है। आप ये ऑप्शन लो या आप वो ऑप्शन लो, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है आपके अल्टीमेट आंसर की तरफ। करेक्ट और इनकरेक्ट? तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को मैं नटशेल में आपके सामने लिखूँ तो हाँ, बस हमारे सामने दो ही ऑप्शन है। ऑप्शन 1 में बोलता है आप क्या करो, 400 यूनिट्स स्टैंडर्ड के बनाओ एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, या फिर आप 200 यूनिट्स डिलक्स के बनाओ डोमेस्टिक मार्केट के लिए। ये दो ही ऑप्शन है जिसमें से हमको कोई ना कोई तो एक चूज़ करना है। तो कहने से इन नटशेल इट इज़ 400 यूनिट्स
of standard in export market or 200 units of deluxe in लोकल मार्केट। मतलब बच्चों इस पूरे क्वेश्चन का सारांश यही है कि बस हमको इन दो में से एक ऑप्शन को चूज़ करना है। क्या मैं 400 यूनिट्स, हैंडराइटिंग थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे हो रहा है, समझ लेना, 400 यूनिट्स स्टैंडर्ड के एक्सपोर्ट मार्केट में हम बेचें या 200 यूनिट्स डिलक्स के लोकल मार्केट में हम बेचें। इन दो में से ही एक ऑप्शन हमको चूज़ करना है और उसकी प्राइसिंग हमको करके देनी है। बस यही बेसिकली कॉस्टिंग है बच्चों, याद रखना है आपको। ये दिखने के लिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, पर इसका डिसीजन मेकिंग अगर मैं देखूँ तो मेरी डिसीजन मेकिंग बस एक लाइन की तरफ आ गई है। यही खेल है बच्चों। ये जिसको जम गया फाइनल में ना, उसको कॉस्टिंग आ गया, याद रखना। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ ना, तो ये नारियल है जो तुम्हारे सामने है, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो तुम्हारे काम की नहीं है। तुमको उसको काट छाट के तुमको ये दिखना चाहिए कि बाबा तुम्हारी काम की क्या चीज़ है। एक बार वो समझ में आ गया तो आगे का कैलकुलेशन बहुत ईजी है। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं कि अननेसेसरी चीज़ों की तरफ अटके हुए होते हैं। आप में से कितने सारे लोग ये 2000 यूनिट्स का भी प्रॉफिट निकाले रहेंगे? आप में से कितने सारे लोग बेसिकली जो बाकी के 750 का भी प्रॉफिट निकाले रहेंगे, जबकि इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी होने वाला है। अगर कोई चीज़ वैसे भी होने वाली है तो उसके बारे में क्यों सोचें? हमारे घर वाले क्या क्या हमको बोलते हैं, ये कर वो कर वो कर वो कर, हमको पता है, हम सुनते ही नहीं है, तो उनका बोलना मतलब ही नहीं है, वो इरेलेवेंट ही है आपके लिए। मस्ती कर रहा हूँ मैं, मेरे को पता है आप सुनते हो। फाइनल के बच्चे ऐसे ही नहीं होते, पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं। और एक चीज़ जो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर इरेलेवेंट दिखती है वो ये कि जो मेरी फिक्स कॉस्ट इनकर हुई है बच्चों, ये तो मेरी ओवरऑल कैपेसिटी पे इनकर हुई रहेगी। मैं स्पेयर कैपेसिटी, मतलब मेरे पास कोई जगह है, मैंने फैक्ट्री का भाड़ा दिया है, 1000 यूनिट्स बनाने की क्षमता है, 800 ही बना रहा हूँ, तो 800 बनाओ, 900 बनाओ, 1000 बनाओ, कितना भी बनाओ, फिक्स कॉस्ट तो उतनी इनकर होने वाली है। तो क्या ये फिक्स कॉस्ट भी मेरे ये जो करंट, जो मेरा पूरा का पूरा फोकस बच्चों इस लाइन की तरफ है। मुझे चाहिए इस एक्सपोर्ट ऑर्डर की प्राइस क्या होनी चाहिए, जो मैं इस डीलक्स की प्राइस क्या होनी चाहिए अगर मैं स्टैंडर्ड का एक्सपोर्ट ऑर्डर इग्नोर करूँ तो, उसके जगह पे अगर मैं ये काम करूँ तो उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। तो आप बेसिकली क्या देख सकते हो कि वापस फिक्स्ड रेट्स का भी इससे कोई लेना देना ही नहीं। आप ये करो वो करो, अल्टीमेटली फिक्स्ड रेट्स भी उतनी इनकर होने वाले हैं। तो कैन आई अगेन कंटिन्यू बाय सेइंग, third point, can I say fixed overheads are incurred for overall capacity and will remain the same। तो बच्चों ये भी आपके लिए रेलेवेंट हो गया क्या, इरेलेवेंट हो गया? मतलब क्या ऐसा होगा क्या, मैं अगर स्टैंडर्ड बनाऊंगा तो अलग खर्चा है, डिलक्स बनाऊंगा तो अलग खर्चा है? अब कुछ भी करो, खर्चा तो वही होने वाला है। तो ये खर्चा भी आपके लिए क्या हो जाता है, इरेलेवेंट हो जाता है। तो बस क्वेश्चन का नटशेल ये है कि आपको स्टैंडर्ड के 400 यूनिट्स बनाने का काम अवेलेबल है, उसके जगह पे डिलक्स के आप 200 यूनिट्स बनाने का काम करने के बारे में सोच रहे हो, और इसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए इस डिलक्स की, ये आपको पूछ रहा है बेसिकली। तो क्वेश्चन का डेटा बस मैं इधर एक बार ले लेता हूँ। मैं कौन सा प्रोडक्ट का डेटा दिया आपको, कॉस्ट कौन से प्रोडक्ट की दी है, तो आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की कॉस्ट दी है, तो उससे हमको बेसिकली कॉस्ट मिलेगी, कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड वर्सेस डिलक्स प्रोडक्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड वर्सेस डिलक्स का एक बार मैं कॉस्ट स्टेटमेंट लिख के रखता हूँ। स्टैंडर्ड का यूनिट्स, दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, उसका यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड जो आपके पास बजट के हिसाब से दिया, वो कितनी यूनिट्स है उसके, तो उसके 2000 यूनिट्स हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ टोटल और इधर लिखता हूँ पर यूनिट। उसकी सेल्स देके रखिए आपको 10,000 रुपया।
10,000 डिवाइडेड बाय 2,000, उसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट 5 रुपये थी, लेस उसकी वेरिएबल कॉस्ट की तरफ ध्यान देता हूँ। फिक्स कॉस्ट तो मुझे पता है ये उतनी इनकर होने वाली है जो मेरे डिसीजन के लिए मैटर नहीं करती। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट में पहला एलिमेंट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल 1,000 रुपये का दिया है, डायरेक्ट मटेरियल 1,000 रुपये, 1,000 रुपया 2,000 यूनिट्स के लिए मतलब 1 यूनिट का हो गया 50 पैसे। नेक्स्ट कम्स डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर आपको दिए 4,000 रुपये, 4,000 रुपये दिए, अगेन 2,000 यूनिट्स की मतलब 1 यूनिट का हो गया 2 रुपया, और दिए वेरिएबल ओवरहेड्स 1,000 रुपये। अगेन 1,000 रुपये दिए आपको 2,000 यूनिट्स की मतलब 1 यूनिट का हो गया 50 पैसे। तो बच्चों मैं अगर मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखूँ इसकी, तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी 1,000, 4,000 एंड 1,000 विच इज़ 6,000 रुपीज़ फॉर 2,000 यूनिट्स विच इज़ ₹3 पर यूनिट, एंड माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ 10,000 माइनस 6,000 विच इज़ 4,000 रुपीज़ विच इज़ ₹2 पर यूनिट। बच्चों ये डेटा मैंने किस चीज़ का लिखा, कौन से प्रोडक्ट का लिखा? तो ये मैंने स्टैंडर्ड का डेटा लिखा। तो अगर मैं डीलक्स बनाऊँ तो डीलक्स के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक अलग से वेरीफाई चेंज करने के एंगल से लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ समझ में आए। डीलक्स के बारे में क्वेश्चन ने बोल रहा है, डीलक्स के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है, the company before launching its export campaign, the company is however approached by the home buyer who wishes to purchase 200 deluxe model units which requires twice as much material as the standard product. डीलक्स को डबल मटेरियल लगता है स्टैंडर्ड से कंपेयर। बच्चों मटेरियल एक वेरिएबल कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली ये जो चेंज भी होगी ये पर यूनिट बेसिस पे ही चेंज होगी। वेरिएबल कॉस्ट सबको पता है पर यूनिट बेसिस पे इनकर होती है। फाइनल के बच्चों आई स्टार्ट विद द बेसिक अजम्पशन की मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक कंसेप्ट तो आपको अभी इधर पता है। जब भी हम कोर्स में देखेंगे तभी हम सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में समझेंगे। इधर एज ऑफ नाउ आई स्टार्ट विद आई टेक द बेसिक अजम्पशन कि आपको पता है मटेरियल कोई भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे इनकर होती है। तो इसका ही मतलब डीलक्स को जो मटेरियल लगेगा वो 50 पैसे का नहीं लगेगा, वो लगेगा 1 रुपये का, जबकि प्रोडक्ट वही है, सिर्फ मटेरियल ज़्यादा लग रहा है, बाकी की वेरिएबल कॉस्ट वैसे का वैसे इनकर होगी। तो उसका लेबर कॉस्ट 2 रुपये का 2 रुपये रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑन पर यूनिट बेसिस, और वेरिएबल ओवरहेड्स 50 पैसे के 50 पैसे लगेंगे। सिर्फ मटेरियल से तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बाकी की सारी चीज़ें वही आएंगी। तो बच्चों इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 2 + 1 + 1.5। तो डीलक्स अगर बनाऊंगा तो 3.5 रुपये का मेरा वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा है। बच्चों ये बेसिक डेटा अभी मेरे पास आ गया है, हमने रेलेवेंट इरेलेवेंट चीज़ों को समझ लिया है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, और इसको अभी मैं तुमको देखो, इसको मैं अलग अलग एंगल से सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे अलग अलग कंसेप्ट है जो इस टॉपिक में अप्लाई होते हैं, पर अल्टीमेटली फाइनल आंसर इन सारे कंसेप्ट्स के बेसिस पे एक ही आता है। मतलब आप ऐसे जाओ वैसे जाओ वैसे जाओ, अल्टीमेटली आप पहुँचोगे तो एक ही जगह। तो आई विल सॉल्व बाय डिफरेंट मेथड्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड देन यू विल लाइक इट एट द एंड ऑफ द इट। तो बच्चों जस्ट गिव मी अ ब्रेक। चलो लेट्स गेट बैक टू इट। तो बच्चों मैं अलग अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। रेलेवेंट कॉस्टिंग के बेसिस पे मैंने आपको समझा दिया। रेलेवेंट कॉस्टिंग की तरफ बच्चों मैं आऊँगा, पर अभी नहीं आऊँगा, थोड़ी देर बाद वापस आऊँगा। इसको मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग को भी और इसके अंदर इस्तेमाल करूँगा। फिलहाल रेलेवेंट कॉस्टिंग को बाद में देखते हैं। पहला मैं तुमको पहले तरीके से समझाता हूँ बच्चों, जहाँ पे आई सॉल्व दिस बाय मेथड 1। तो बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग का जो कंसेप्ट है उसको इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। वापस जैसे मैंने समझाया था कि एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं और उसके थ्रू इसको क्वेश्चन को समझेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल बच्चों।
लेट्स एज्यूम कोई एक फर्नीचर बेचने वाला बंदा है, एक कारपेंटर है, पकड़ के चलते हैं, जिसका कारपेंटर का दुकान है, जिसके पास अलग अलग तरीके की चेयर्स है बेचने के लिए, जिसके पास अलग अलग तरीके की चेयर्स है, जिसको बेचता भी है, जिसको बेसिकली वो रिपेयरिंग का भी काम करता है। तो उसमें से लेट्स अज्यूम वन फाइन डे उस कारपेंटर के शॉप के अंदर एक बंदा आता है जो बोलता है मेरी चेयर ख़राब हुई है, आप मुझे उसको रिपेयर करके देना। खरीद नहीं रहा है आपसे, रिपेयरिंग करके मांग रहा है और आपको बेसिकली काम देने की कोशिश कर रहा है। ये देखो मेरी चेयर है, इसका कुछ इशू हुआ है तो आप मुझे इसको रिपेयर करके दो। रिपेयरिंग के लिए कितने पैसे लगेंगे? तो बात हुई थी 500 रुपये का खर्चा आएगा। तो 500 रुपये में आपको उसकी चेयर रिपेयर करके देनी है। आप जितने में उसका काम करने वाले थे उतने में आपके पास एक कॉल आता है, और एक बंदे का कॉल आता है। उसके घर से फ़ोन कर रहा है वो बंदा और बोल रहा है मेरे यहाँ पे भी एक टेबल है, उसका भी एक रिपेयरिंग का काम करना है। आप चेयर टेबल सारी चीज़ें रिपेयर तो करते हो, तो प्लीज़ आप मुझे वो रिपेयरिंग करके दे देना। तो ऐसे समय पे बच्चों मैं अगर तुमको पूछूं कि किसका काम करना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए या वो काम करना चाहिए, तो ऑब्वियस आंसर है बच्चों, क्यों आप चॉइस ले रहे हो? आप तो दोनों काम कर सकते हो। इस बंदे का आया है, इसको अभी के अभी करके दे दो, आज का दिन जाने दो इसके पीछे। इसको बोलना आप कल सुबह आना, कल सुबह आके मैं आपका काम कर देता हूँ, उसके पास जाओगे और आप उसका काम भी कर लेना। तो इधर से भी पैसे मिलेंगे, उधर से भी पैसे मिलेंगे। पर अगर मैं क्या बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ कि अगर ये बंदा रुकने को तैयार नहीं हो, बोल रहा है सर आज की आज ज़रूरत है, ये टेबल मेरे लिए बहुत मैटर करता है, लेट्स मेरे को घर पे कुछ काम है जिसके लिए टेबल इस्तेमाल करना है, तो इजी सॉल्यूशन है, इस बंदे को बोलो एक काम करो, चेयर रख के जाओ और कल लेके जाना, कल आएगा तभी चलेगा, आपको ये 500 रुपये मिलेंगे और इसके पास भी जाओगे ये भी आपको पैसा दे देगा। ये बंदा भी वैसे भी 500 रुपये दे रहा है, तो इसका काम कल कर लेना, उस बंदे का काम, इसके टेबल का काम आज कर लेना। पर अभी हम इस क्वेश्चन को और थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। क्या होगा अगर ये बंदा भी आज रुकने को तैयार नहीं है, ये बोलता है बॉस करना है तो अभी के अभी कर, वरना मैं किसी और के पास लेके जाता हूँ। ये भी बोल रहा है करना है तो आज के आज कर, वरना मैं किसी और के पास लेके जाता हूँ। ये अपने को काम दे रहा है अभी अभी अपने शॉप में ही और 500 रुपये देने को तैयार है, ये अपने को बुला रहा है। अच्छा इसका घर जो है वो थोड़ा दूर है तो आपको जाना पड़ेगा, देखोगे टैक्सी देखा, ओला उबर देखा, 200 रुपये का टैक्सी का खर्चा भी तो दिख रहा है जाने का, 200 रुपये टैक्सी वाला लेगा, लेट्स 200 रुपये जाके आने के दोनों के मिल के। ऐसे समय पे आपको इस बंदे को एक प्राइस बतानी है कि बॉस ये वो क्या प्राइस देगा अपने को, ये कितना रुपये देगा अपने को, वो भी तो देखना पड़ेगा। आप उसे भाव बताओगे, वो सामने वाला दे पाएगा तो भी आप जाओगे, वरना नहीं जाओगे। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि बच्चों अगर मेरे को इस बंदे का टेबल का काम पूरा करना है तो मुझे कम से कम व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस विच आई शुड चार्ज फॉर हिम, इससे मेरे को कम से कम कितना रुपये लेना चाहिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं जो मेरे मन में आएगा बोलूँ, मैं तो 5,000 बोलूँ उसको, पर सामने वाला देना भी तो चाहिए। याद रखना है जब भी बार्गेन होता है तभी दो पार्टीज़ के बीच में जब भी बार्गेन होता है, जिसको पैसे मिलने हैं वो हमेशा ज़्यादा भाव बताता है, जिसको पैसे देने हैं वो हमेशा कम भाव बताता है। तो ये बार्गेन तो हमेशा चलते ही रहेगा। तो मेरा सवाल ये है कि बार्गेन अपने जगह पे, आपको कम से कम इस प्राइस के नीचे उतरना नहीं है। वो कौन सी प्राइस है ये मैं आपको पूछ रहा हूँ। मतलब आप इसको बोलोगे 2,000 रुपये होंगे, वो बोलेगा बॉस इतना नहीं होगा, फिर आप और कम करोगे 1,500 होगा, 1,700 बोलेगा, 1,500 बोलेगा, 1,200 बोलेगा, 1,1200 बोलेगा, 1,000 बोलेगा, 800 बोलेगा। तो वो क्या कट ऑफ फिगर है जिसके नीचे आप बेसिकली उतरोगे नहीं। ये फिगर आप आपके दिमाग में ढूंढ लो, पॉज कर लेना, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। क्या सिनेरियो बताया, एक बंदा है जो 500 रुपये आपको दे रहा है, काम अभी के अभी करवा रहा है, उतने में एक बंदा बाहर से आया, ये भी बोल रहा है अभी के अभी करके दे, ये भी बोल रहा है अभी के अभी करके दे। इस बंदे का काम लेना है, टेबल का काम लेना है, तो आपको 200 रुपया गाड़ी भाड़े का खर्चा भी होगा। तो आई बिलीव आपका आंसर आया रहेगा। क्या आंसर होना चाहिए? तो बच्चों सिंपल लॉजिक है कि अगर मैं इस बंदे का टेबल का काम मैं अगर ले लूँ तो सबसे पहला तो मुझे उसके यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो मेरे को टैक्सी का 200 रुपये खर्च होगा। वो 200 रुपये तो उससे लूँगा, 200 रुपये भी नहीं दे रहा तो जाने का मतलब ही नहीं है। लेट्स से तुम आज का ये काम होता, कल का ये काम होता, तो मैं बोलता चलो यार ये 500 रुपये तो कमा लिए, इसके पास जाना है तो 200 रुपये ही खर्च करने हैं, तो 200 के ऊपर देगा तो बेटर है ना खाली बैठने से। अच्छा लेट्स से वो 300 रुपये भी दे रहा है, तो मैं बोलूँगा यार घर पे बैठा हूँ कुछ नहीं मिल रहा है, उससे अच्छा बेटर है उसके पास जाऊँ,
300 रुपये लूँगा, 200 रुपये खर्च करूँगा, 100 रुपये जेब में भी तो बचेंगे। तो नॉर्मली जितना खर्चा होगा, जितना आउटफ्लो होगा, उतना ही इनफ्लो होना चाहिए। ये सही होता बच्चों, दिस वुड हैव बीन करेक्ट अगर मेरे पास मैं दोनों काम कर सकता था। मतलब मेरे पास ये काम करने की भी कैपेसिटी है और वो काम करने की भी कैपेसिटी है। अगर मैं इसको नटशेल में अगर मैं समझाऊं तो अगर मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी है तो मेरा मिनिमम प्राइस, जितना मेरा कैश आउटफ्लो होगा उतना मेरा कम से कम वसूली होना चाहिए। मेरे अगर 200 रुपये खर्च हो रहे हैं तो मैं कम से कम 200 रुपये तो उससे लूँगा, 200 के ऊपर ही लूँगा अगर मैं खाली बैठा हूँ। पर अभी जो सेकंड एग्जांपल है उसमें मैं पूछ रहा हूँ कि वो खाली नहीं बैठा है, उसके पास उसको ये काम छोड़ के वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप इस कारपेंटर के एंगल से सोचोगे तो वो बोलेगा अरे यार अगर तेरा काम लूँगा तो 200 रुपये खर्च तो करने ही पड़ेंगे, उसके साथ साथ ये जो 500 रुपये का काम मेरे हाथ में था वो काम भी मेरे हाथ से जा रहा है, तो 500 रुपये का नुकसान भी उठा रहा हूँ और 200 रुपये और ऊपर से खर्च भी कर रहा हूँ, तो मेरा तो 700 रुपये का नुकसान हुआ। तो मैं इसको जब भी प्राइस कोट करूँगा वो कुछ भी हो जाए वो 700 रुपये की ऊपर वाली प्राइस होगी। मैं उसको 1000 बोलूँगा, 1200 बोलूँगा, वो कम करेगा करेगा करेगा, 700 तक कम करेगा तब तक चलेगा, 700 के नीचे काम करेगा तो मैं उसका काम एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे उस काम की करने की वजह से मेरे 200 रुपये खर्च भी हुए और 500 रुपये जो आने वाले थे वो भी नहीं आ रहे, तो मेरा डबल नुकसान हो गया। तो मुझे वो 200 खर्च कर रहे वो भी वसूल करना है और 500 जो मेरे हाथ से जा रहे हैं वो भी मुझे उससे वसूल करना है। क्योंकि नुकसान दो तरीके का हो सकता है बच्चों, एक एक्चुअल में तुम किसी को पैसा देते हो तुम्हारा कॉस्ट है, और उसके साथ साथ और एक कॉस्ट है वो है कि आने वाला पैसा नहीं आएगा, वो भी आपका कॉस्ट ही है। तो आपको अगर वसूल करना है तो ये भी वसूल करना है और वो भी वसूल करना है। तो कहना है से इन केस ऑफ नो स्पेयर कैपेसिटी, अगर मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो मेरा मिनिमम प्राइस में मेरा जितना खर्च हो रहा है पैसा वो भी वसूल करना है, प्लस आने वाला पैसा जो मैं मिस कर रहा हूँ वो भी मेरे को उससे ही वसूल करना है। स्पेयर कैपेसिटी अगर नहीं रहेगी तो जो खर्च हो रहे वो भी वसूल करूँगा, प्लस जो कमा सकता था जो मैं छोड़ रहा हूँ वो भी मुझे वसूल करना है। मैं रिपीट, नुकसान दो तरीके का होता है। एक, बच्चों मैं कहीं पे गया, ट्रैवल करके गया तो मैंने टिकट निकाला, वो मेरा खर्चा है, दैट इज़ कैश आउटफ्लो। पर मेरा एक क्लाइंट है जिसका मैंने काम किया और उसने मेरे को पैसा देना था पर उसने लिया ही नहीं, बैड डेट्स हो गए। कोई बोलेगा सर आपका थोड़ी जेब से कोई खर्चा हुआ पैसा। सर भले खर्चा नहीं हुआ है पर आने वाला पैसा नहीं आना ये भी एक तरीके का नुकसान ही है। सो इनफ्लो लॉस्ट इज ऑल्सो एन आउटफ्लो। तो इन दिस केस द सेकंड केस अप्लाइड, आपको 200 रुपये टैक्सी के भी गए और 500 रुपये जो आपके जेब में आने वाले थे वो भी आप बेसिकली मिस कर रहे हो, तो आपके 500-700 रुपये का आपका नुकसान हुआ है। आप कम से कम 700 रुपये तो सामने वाले से क्या करोगे, वसूल करोगे। तो अभी ये समझने के बाद, ये मैं क्यों समझाया, तो अभी इस क्वेश्चन में बेसिकली ये कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं बच्चों हमारे पास 400 यूनिट्स की स्टैंडर्ड यूनिट्स की ऑर्डर थी। 400 यूनिट्स स्टैंडर्ड के हम दे सकते थे। याद रखना है, याद है ना आपको अपना क्वेश्चन, बेसिकली नटशेल आपका क्वेश्चन का यही है कि आपके पास 400 यूनिट स्टैंडर्ड की ऑर्डर है, उसके बदले में अगर आप 200 यूनिट्स डिलक्स की ऑर्डर लेते हो, उसके बदले में आप अगर 200 यूनिट डिलक्स की ऑर्डर लेते हो तो क्या होगा। तो कहने से इफ डिलक्स ऑर्डर ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स, 200 यूनिट्स is accepted instead of 400 units of standard product, अगर मैं ये करूं तो मेरे को क्या होगा, मेरा फ़ायदा नुकसान कितना होगा वो ढूंढूंगा मैं। तो अगर मैं डिलक्स की ऑर्डर एक्सेप्ट करूं तो जैसे ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर अगर मैं बेसिकली इसके पास जाऊं तो मेरे टैक्सी के 200 रुपये खर्च हो ही रहे थे, वो तो मेरे को वसूल करना ही है। वैसे मैं यहाँ पे डिलक्स की ऑर्डर अगर एक्सेप्ट करूँ तो मेरा हर यूनिट के पीछे कितने रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट है, तो 3.5 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट है जो हमने ऊपर निकाला है। दिस इज़ माई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और डिलक्स के कितने यूनिट्स के ऑर्डर दे रहा है सामने वाला, 200 यूनिट्स के ऑर्डर दे रहा है, तो 200 यूनिट्स पे 3.5 के हिसाब से खर्चा होगा। तो कहना है से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिलक्स कितना होगा। तो बच्चों मेरे 200 यूनिट्स बनाऊंगा मैं और 3.5 के हिसाब से खर्चा होगा,
तो मेरे 700 रुपये का नुकसान तो यही हो गया बच्चों। पर ये 700 सिर्फ वसूल करके चलने वाला नहीं है, बिकॉज जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर था, मैं दूसरा काम एक काम छोड़ के दूसरे काम की तरफ जा रहा हूँ। तो अगर मैं ये काम छोड़ रहा हूँ मैं बच्चों, तो ये काम के 500 रुपये जो मैं कमा सकता था वो भी मेरे हाथ से जा रहे हैं। वैसे ही अगर डिलक्स बनाता हूँ तो मैं स्टैंडर्ड के कितने यूनिट छोड़ रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड के मैं 400 यूनिट्स छोड़ रहा हूँ मैं। अब ये 400 यूनिट जो छोड़ रहा हूँ उसमें नुकसान कितने का है? क्या बच्चों पूरे 5 रुपये का नुकसान है क्या? तो ऑब्वियसली तुम समझते हो 5 रुपये का नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर बेच के 5 रुपये कमाना है तो 5 रुपये कमाने के लिए पहले बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए 3 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट भी तो इनकर होगा। तो आप जब भी 3 खर्च करोगे तभी आपको 5 मिलेंगे। तो आपका नुकसान तो हो रहा है, पर वो पूरे 5 रुपये का नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 के सामने 3 खर्च भी होते हैं। आपका नुकसान हो रहा है 2 रुपये का, विच इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन फिगर। तो आपका 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से नुकसान होगा स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट के ऊपर। और ऐसे कितने स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स आप छोड़ रहे हो, तो आप 400 यूनिट स्टैंडर्ड के छोड़ रहे हो। तो कैन आई से प्लस कंट्रीब्यूशन फोरगॉन, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट है वो आ गया, ऑन 400 यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉट सोल्ड। आपने 400 यूनिट जो आपने बेचे नहीं, उसका कंट्रीब्यूशन लॉस होगा 400 यूनिट्स, 2 रुपये पर यूनिट, तो आपके 800 रुपये का नुकसान होगा। रिमेंबर, ये जो ऊपर के जो 700 रुपये थे वो आपका एक्चुअल का कैश आउटफ्लो है, और ये जो आप लिख रहे हो ये एक्चुअली कैश आउटफ्लो नहीं है, दिस इज़ नथिंग बट यूर इनफ्लो लॉस्ट। याद रखना है बच्चों, नुकसान 2 तरीके का है, एक्चुअल पैसा खर्च करना और आने वाला पैसा गंवाना। तो आपके 700 रुपये खर्च हुए और 800 रुपये जो आने वाले थे वो भी नहीं आए, तो दोनों नुकसान ही है, दोनों सेम कैटेगरी का ही नुकसान है। तो बेसिकली टोटल अमाउंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम, ये कौन से प्रोडक्ट से रिकवर करना है बच्चों, तो ये अपने को रिकवर करना है अपने डिलक्स प्रोडक्ट से। आपको 1500 रुपये रिकवर करने हैं। और कितने यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ डिलक्स कितने थे बच्चों? डिलक्स के 200 यूनिट्स थे। तो व्हाट शुड बी माय मिनिमम सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ डिलक्स? डिलक्स को मेरे को कम से कम कौन से प्राइस पे बेचना चाहिए, तो 1500 डिवाइडेड बाय 200, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट शुड बी रुपीज़ 7.5, 7.5 रुपये में मेरे को उसको बेचना चाहिए, ताकि मैं मेरा नुकसान वसूल कर सकूं। समझ में आया? आपके 200 यूनिट जो बनाने का खर्चा हुआ वो वसूल किया, और 400 यूनिट जो बेच के पैसा मिल सकता था वो जो आप गंवा रहे हो वो वसूल किया। दोनों मिला के आपके 7.5, तो दोनों मिला के आपका 1500 का नुकसान है। तो आप पर यूनिट 7.5 चार्ज करोगे। आई होप कि आपने जब भी पहले सॉल्व किया था तभी आपको इसमें से कोई ये आंसर आया रहेगा। नहीं भी आया रहेगा तभी भी लर्निंग प्रोसेस है। इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक्स, सो प्रोवाइडेड यू डोंट रिपीट इट गोइंग फॉरवर्ड। क्लियर है सबको? तो बच्चों क्या ये एक में तरीका था इस क्वेश्चन के बारे में सोचने का? तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया ना, ये बहुत फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है बच्चों। एक चीज़ के बारे में सोचने के 10 तरीके हो सकते हैं। ये मैंने डेमो लेक्चर ही इसके लिए मैंने शूट कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको बेसिकली इन सारे तरीकों के बारे में आइडिया। तो आइए बच्चों, अभी हम इसी क्वेश्चन को अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया बच्चों, कॉस्टिंग के अंदर एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बेस्ड ऑन डिफरेंट कंसेप्ट्स। ऑब्वियसली फाइनल आंसर सारे कंसेप्ट्स के अंदर का सेम आएगा, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर रहेगी तो आप एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग नज़रियों को समझ सकते हो। तो अभी ये हमने एक देखा मार्जिनल कॉस्टिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है, इसके बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। पर बच्चों जब भी हमने इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में ही पढ़ा, तभी हमने बेसिकली इसकी स्पेयर कैपेसिटी के साथ साथ हमने बेसिकली ये चीज़ भी देखी थी कि यहाँ पे हमारे पास मटेरियल की शॉर्टेज है। आप लोगों ने इंटर क्लियर किया है, तो बेसिकली आपने जब भी ये पढ़ा रहेगा तभी आपके दिमाग में आ रहेगा क्या सर इसके अंदर की फैक्टर का कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है, क्योंकि शॉर्टेज बोलेगा तो लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर आना चाहिए। तो ऑब्वियसली हाँ, हम उसको इस एंगल से भी देख सकते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन को की फैक्टर के एंगल से समझे तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
आप सबको की फैक्टर का कंसेप्ट आता तो है, बट स्टिल लेट मी जस्ट टच इट ब्रीफली कि बाबा बेसिक कंसेप्ट के एंगल से समझते कि की फैक्टर का कंसेप्ट क्या बोलता है। तो एक वापस एक एग्जांपल के एंगल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों एज्यूम करो, जैसे आपको सबको पता है कि इंडिया के अंदर सैंडलवुड कम मिलता है। बेसिकली सैंडलवुड, पुष्पा पिक्चर तो सबने देखा है बराबर ना। पुष्पा के बारे में क्या, अभी तो उसका पुष्पा का नया वाला भी आया, पुष्पा 2 भी आया, फायर हूँ में व्हाट, मेरे को डायलॉग बराबर से याद नहीं है। हाँ, क्या पुष्पा देख के ये समझे थे क्या समझे थे क्या, वो वॉट एवर इट वॉज। तो सैंडलवुड बेसिकली एक ऐसी चीज़ है ना बच्चों, जो जंगलों से मिलती है, जिसकी अवेबिलिटी बहुत कम होती है और उसका यूज़ बहुत वाइडली होता है, उसका स्मेल बहुत अच्छा होता है। उसको हम यूज़ अगर करते हैं तो हम बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जिसमें से हम किसी 2 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो बिकॉज इसकी अवेबिलिटी लिमिटेड है, हम उस एंगल से सोचने की कोशिश करेंगे। मैं अगर बोलूँ बच्चों की सैंडलवुड का लेट्स जो हमारे पास 1000 ग्राम या 1 किलो ही अवेलेबल है, उससे मैं 2 प्रोडक्ट बना सकता हूँ। मैं एक तो मैं अगरबत्ती बना सकता हूँ, जिसको इंग्लिश में इंसेंस स्टिक्स बोलते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है मेरे पास साबुन बनाने का। सैंडलवुड की साबुन भी आते हैं, ये मोती साबुन जो हम इस्तेमाल करते हैं दिवाली के समय पे, ये सब सैंडलवुड से बने हुए हैं। सैंडलवुड मतलब एक्चुअल सैंडलवुड नहीं होता है, उसका एसेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया समझने के लिए। बच्चों अगर मेरा 2 प्रोडक्ट्स है मेरे पास, एक है अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर एक साबुन है। सेलिंग प्राइस लेट्स अज्यूम एक पैकेट अगरबत्ती की 400 रुपये और साबुन की 450 रुपये। उसका बनाने का खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट, हम सबको समझते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की, हम प्रोडक्ट बेच के कमाते नहीं, हम उसमें से खर्चा निकालने के बाद जो हमको बचता है, जिसको हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, उसके थ्रू हम कमाते हैं। हम डिटेल में बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में जब भी हम पूरे लेक्चर्स देखेंगे। अभी जो बेसिक चीज़ें जो तुमको आ रही है, हम उसको ही आगे लेके चल रहे हैं। लेट्स अज्यूम इसकी वेरिएबल कॉस्ट 280 है और उसकी 325 है, तो कंट्रीब्यूशन पर पैकेट इसका 120 रुपया होगा और इसका 125 रुपया होगा। और अगर मैं बोलूँ कि एक पैकेट के लिए कितना सैंडलवुड लगता है, तो इसका 20 ग्राम लगता है और इसका 25 ग्राम लगता है। और मैं अगर पूछूं तुमको सवाल पूछूं कि बच्चों इनमें से कौन सा प्रोडक्ट हमको प्रेफर करना चाहिए, हमको अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो दोनों में से किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि तुम लोग को ये आ रहा है बिकॉज तुमने ये ग्रुप 1 में भी पढ़ा है, ग्रुप 2 में भी पढ़ा है, पर वापस एक बार रिकैप करते हैं। तो बच्चों क्या मैं बोलूँ, सोप की सेलिंग प्राइस 450 है, जबकि अगरबत्ती की तो 400 है। तो सोप महंगे में बिक रहा है तो सोप को ही बेचे। सबको समझ में आता है, इट इज़ जस्ट अ रेवेन्यू एस्पेक्ट, इट इज़ नॉट योर प्रॉफिट, बिकॉज प्रोडक्ट का प्रॉफिट उसके खर्चों को माइनस करने के बाद आता है। तो क्या मैं कंट्रीब्यूशन देखूं, इसका कंट्रीब्यूशन सर 400 में से 280 रुपये जाके इसमें से 120 आ रहे हैं, जबकि इसका कंट्रीब्यूशन तो 125 रुपये है। इधर एक पैकेट के पीछे 125 कमाते हो, जबकि इधर तो 120 ही निकलता है। तो शुड आई गो अगेन फॉर सोप? सोप की सर सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा है, सोप की कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। शुड आई ऑप्ट फॉर सोप कंपेयर टू द इंसेंस स्टिक्स? तो इस केस में ऑब्वियसली उसका आंसर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि सैंडलवुड की रिक्वायरमेंट्स दोनों की अलग अलग है, और वही सैंडलवुड जिसकी अवेबिलिटी भी लिमिटेड है। जिस चीज़ की लिमिटेशन है उसकी अगर यूज़ अगर दोनों जगह पे अलग अलग हो रहा है, तो हमारा जो डिसीजन होना चाहिए वो इस सैंडलवुड को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। तो क्या करते हैं, जैसे हम सबको पता है हम क्या करते हैं, हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, पर यूनिट नहीं देखते हैं, पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट नहीं देखते, पर यूनिट ऑफ द की फैक्टर देखते हैं। क्योंकि जो चीज़ की कमी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसको हम डिटेल में वापस पढ़ेंगे जब भी हम लेक्चर्स देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ तो क्या मैं बोलूँ, माई कॉन्ट्रीब्यूशन पर ग्राम ऑफ सैंडलवुड जो इस्तेमाल हो रहा है, उसके 1 ग्राम के पीछे की मेरी कमाई कहाँ पे ज़्यादा हो रही है। तो इधर 120 रुपये मिल रहा है, पर उसके लिए 20 ग्राम इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब कहने से इट इज़ ₹6 पर ग्राम ओवर हियर। जबकि इधर 125 रुपये की कमाई कमाने के लिए 25 ग्राम सैंडलवुड इस्तेमाल किया जाता है, मतलब 1 ग्राम के पीछे हम सिर्फ यहाँ पे 5 रुपया पर ग्राम ही कमा रहे हैं, जबकि इधर यही हमारा 6 रुपया पर ग्राम था। तो ऑब्वियसली अगर बच्चों मैं इसको इस रैंकिंग के एंगल से सोचूं, तो मेरा पहला प्रेफरेंस हमेशा इस अगरबत्ती की तरफ होना चाहिए, और उसके बाद अगर मेरे पास सैंडलवुड बचता है तभी मैं सोप बनाऊंगा, पहले सोप को प्रेफरेंस नहीं दूंगा।
इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज है तो हमारा डिसीजन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे नहीं होगा, ना ही उसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा कमा भले सो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा कमा रहा है पर उसके लिए कितना की फैक्टर की यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है ये देखना भी उतना ही मायने रखता है। तो हम क्या निकालते हैं, हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, और उस पर यूनिट ऑफ की फैक्टर की कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखने के बाद हम हमारा डिसीजन लेते हैं। या अगर इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो वो प्रोडक्ट जो मुझे पर यूनिट ऑफ की फैक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा उस प्रोडक्ट को हम हमेशा पहला प्रेफर करेंगे। वो प्रोडक्ट जो मुझे, आई रिपीट, पर यूनिट ऑफ की फैक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा उस प्रोडक्ट को हम हमेशा पहला प्रेफर करेंगे। तो वापस ये तो हमने कंसेप्ट समझ लिया, अभी हम इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। तो आई से मेथड 2, यूजिंग की फैक्टर कंसेप्ट। की फैक्टर के कंसेप्ट को इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों वापस हमारे इस मेन क्वेश्चन की तरफ ही आते हैं। हमारे पास 200 यूनिट स्टैंडर्ड 400 यूनिट स्टैंडर्ड की जगह पे 200 यूनिट डिलक्स बनाने का हमारे पास काम आया है, और अभी हम इस चीज़ के एंगल से इस क्वेश्चन को इवेलुएट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड के बारे में हमने कैलकुलेशन किया था कि उसकी सेलिंग प्राइस थी 5 रुपये पर यूनिट, उसकी सेलिंग प्राइस थी 5 रुपये पर यूनिट, उसकी वेरिएबल कॉस्ट 3 थी, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 2 रुपये था, करेक्ट। उस कंट्रीब्यूशन कम आते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं की फैक्टर के क्वेश्चन में, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर ढूंढते हैं। और हमारा की फैक्टर इस क्वेश्चन में क्या है, किस चीज़ की शॉर्टेज हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर बोलता है मटेरियल की शॉर्टेज है, तो हम मटेरियल को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। तो आप देख सकते हो स्टैंडर्ड का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2 रुपये आया था, पर इस 2 रुपये के कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए वो मटेरियल कितना रुपये का खा रहा था, तो 50 पैसे का मटेरियल खा रहा था। रिमेंबर यहाँ पे डेटा यूनिट्स में नहीं दिया है, यहाँ पे मटेरियल की शॉर्टेज जो है वो रूपी टर्म्स में है, वैल्यू टर्म्स में, यूनिट टर्म्स में नहीं है, करेक्ट ना। या फिर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो मुझे यूनिट वाइज डेटा दिया ही नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन ने। यहाँ पे जो कुछ भी डेटा दिया गया है वो वैल्यू के टर्म्स में दिया गया है, तो मुझे वैल्यू को ही ध्यान में रखना है। तो क्या मैं बोलूँ बच्चों, जो मेरा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, जो मेरा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है जो मैंने ऊपर कैलकुलेशन किया मैं वही लेके चलता हूँ, रुपीज़ पर यूनिट। व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था स्टैंडर्ड से, तो स्टैंडर्ड से मुझे 2 रुपये का कंट्रीब्यूशन आया था। वही स्टैंडर्ड के लिए मेरी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, तो 50 पैसे थी। 50 पैसे के मटेरियल को लगा के 2 रुपये का कंट्रीब्यूशन कमाया जा रहा था। तो कहने से देयरफॉर कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज इसके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे यूनिट्स में डेटा दिया नहीं है, यहाँ पे रुपीज़ में डेटा दिया है। अगर यूनिट्स में होता तो पर यूनिट निकालते हैं, यहाँ पे यूनिट में नहीं है, दोनों फिगर रुपीज़ में, तो हम परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर मैं निकालूँ तो कहना है से इट इज़ कंट्रीब्यूशन अपॉन डायरेक्ट मटेरियल इंटू 100। इसी टर्म्स में इसको इंटरप्रेट करते हैं। कंट्रीब्यूशन 2 रुपये है, डायरेक्ट मटेरियल 50 पैसा है, इंटू 100, तो 2/0.54, तो इट इज़ 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ तो 8 आने के मटेरियल के ऊपर 2 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, 50 पैसे के मटेरियल के ऊपर 2 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे मटेरियल की 4 गुना है। जितना मटेरियल जा रहा है उसका 4 टाइम्स इज 400%, उसका 4 टाइम्स मैं बेसिकली कंट्रीब्यूशन कमाता हूँ। तो अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से अगर मैं 4 टाइम्स कंट्रीब्यूशन कमाता हूँ तो मैं डिलक्स का काम तभी करूँगा जब भी कम से कम मैं 4 टाइम्स कंट्रीब्यूशन कमाऊँ। 4 टाइम्स तो कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए। 4 टाइम्स रहेगा तो चलेगा, 4 से ज़्यादा रहेगा तो अच्छी बात है, 4 से कम रहेगा तो हम काम ही नहीं करेंगे। और इसी वजह से क्वेश्चन ने भी तुमको क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस, बराबर ना। इससे ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है, इससे कम रहेगा तो सही चलने वाला है। तो कहने से हेंस मिनिमम कंट्रीब्यूशन
required from deluxe should be equal to 400% of direct material cost used for deluxe. डिलक्स के लिए जितना मटेरियल लगा है उसका 4 गुना बेसिकली 400% मेरे को बेसिकली उसका कंट्रीब्यूशन चाहिए. तो क्या मुझे पता है डिलक्स के लिए कितना मटेरियल लगा है? तो हाँ, हमने उसको ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. डिलक्स अगर हम बनाते हैं तो डिलक्स के लिए बच्चों 1 रुपये का मटेरियल लगता है. तो अगर 1 रुपये का उसको मटेरियल लगता है और हमारे इसके हिसाब से हमको कम से कम 400% कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए. तो कहना है इसे मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड इज 400% ऑफ व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डिलक्स. तो इट इज़ 1 रुपी. तो 400 का 1 रुपीज़ का 400% आएगा ₹4 पर यूनिट. मतलब ही मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो मुझे डिलक्स से चाहिए, मेरे डिलक्स से मुझे कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड कितना चाहिए मुझे डिलक्स का, तो ये 4 रुपये आ गया. पर बच्चों ये तो कंट्रीब्यूशन आ गया. क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने तुमको कंट्रीब्यूशन नहीं पूछा है. व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस. आपको चाहिए प्राइस, सेलिंग प्राइस चाहिए उस चीज़ की. तो अभी हम फाइनली सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे. तो कहना है से सेलिंग प्राइस पर यूनिट सबको पता है, या फिर सिंपल वर्ड्स में सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये तो सबको पता है. सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है. तो क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ? देयरफॉर सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. जो हमको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, जो हमको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, उसमें अगर हम हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को ऐड करेंगे तो हमको हमारी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी. और ये दोनों फिगर तो हमारे पास अवेलेबल है. अभी हमने ढूंढा कि हमको 1 यूनिट के पीछे 4 रुपये का कंट्रीब्यूशन चाहिए. और ऊपर हमने कैलकुलेट किया था कि डिलक्स अगर हम बनाते हैं तो डिलक्स के 1 यूनिट को बनाने के लिए 3.5 रुपीज़ की हमारी वेरिएबल कॉस्ट आती है. तो इसमें अगर हम हमारा 3.5 का वेरिएबल कॉस्ट ऐड करें, 4 प्लस 3.5, यू गेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 7.5 पर यूनिट, विच यू कैन सी विच मैचेस विद द आंसर जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था. मिनिमम सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिलक्स की कितनी आई थी हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से? तो इट वाज 1500 डिवाइडेड बाय 200, इट वाज ₹7.5 पर यूनिट. तो 7.5 रुपये का ही आंसर आया बच्चों. आप इस मेथड से भी करोगे तभी भी वही आएगा. ये 7.5 रुपये कैसे आए हैं? तो आपको जितना मटेरियल डाल रहे हो उसका 4 गुना आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए. तो अगर आपने 1 रुपये का मटेरियल डाला है तो आपको 400% के हिसाब से 4 रुपये का तो कंट्रीब्यूशन चाहिए. पर कंट्रीब्यूशन वो है जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के बाद बचता है. और आपको पता है इसको बनाने के लिए 3.5 रुपये की आपकी वेरिएबल कॉस्ट खर्च होती है. तो 3.5 खर्च करने के बाद 4 रुपये अगर बचना चाहिए, मतलब आपको 7.5 रुपये के अंदर उस प्रोडक्ट को बेचना चाहिए. तो यू कैन सी यू यूज़ द बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग और यू यूज़ द की फैक्टर कंसेप्ट. अल्टीमेटली योर आंसर रिमेन्स द सेम. मज़ा आ रहा है? तो वही है, दो अलग अलग चीज़ें. देखो इसमें वो नहीं था, इसमें वो नहीं था. इसमें कंट्रीब्यूशन फोरगॉन के कंसेप्ट से हमने कैलकुलेट किया था, प्लस कितना खर्चा हो रहा है. इसमें हमने हमारे की फैक्टर के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया कि बाबा जो चीज़ की कमी है उसके हर एक यूनिट के पीछे आपको कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन चाहिए, और उसको बेस लेके आपने आगे का कैलकुलेशन किया. क्या इस क्वेश्चन को और एक तरीके से करके देखें? मज़ा आएगा. वापस वही है, नया है ये सब चीज़ें बच्चों तुम लोग के लिए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सारी तरीके आने चाहिए. आपको कोई भी एक तरीका आएगा जो भी चलेगा, पर आपको पता सब होना चाहिए. कैसा है, जैसे बच्चों हमारे घर में हम कुछ चीज़ बनाते हैं. हमारे घर पे जब भी हम राशन भरते हैं, हम चावल, हम शक्कर भी लाते हैं, हम नमक भी लाते हैं, हम सब चीज़ ला के रखते हैं. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ में ये सारी चीज़ें डालते हैं. अगर सुबह चाय बनाओ तो उसमें मैं शक्कर डालता हूँ, नमक नहीं डालता हूँ. दोपहर को सब्ज़ी बनाऊँगा उसमें नमक डालता हूँ, उसमें मैं शक्कर नहीं डालता. पर हमको हमारे पास होना तो सब चाहिए, क्योंकि पता नहीं ना कब कौन सी चीज़ ज़रूरत पड़े. तो इसके लिए मैं तुमको अलग अलग कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. हाँ, तो मैं अभी इस क्वेश्चन को आखिरी और एक तरीके से सिखाता हूँ. चलो, जो तरीके से हमने बेसिकली इस टॉपिक की शुरुआत की थी, जो था रेलेवेंट कॉस्टिंग. लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग मेथड. ओके,
मेथड 3 यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग क्या होता है। और पूरी पीएचडी होने वाली है तुम्हारी इस टॉपिक के ऊपर, पूरे साल भर यही बात होने वाली है अपनी। मैंने तुमको सिखाया भी था, मैं वापस एक बार उसको बस एक बार रिकैप करता हूँ, फिर हम इसके लिए इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। रेलेवेंट कॉस्टिंग क्या था बच्चों, तो याद है हमने स्टार्टिंग में हमने इसके ऊपर क्वेश्चन देखा था। हमने क्या बात की थी कि ऑटो का फेयर इधर अलग है उधर अलग है, तो वो दो चीज़ें जो अलग अलग है वो रेलेवेंट थी क्या इरेलेवेंट थी, वो हमारे डिसीजन के लिए रेलेवेंट थी, क्योंकि मैं जहाँ से जाऊँगा उस हिसाब से मेरे ऑटो का फेयर चेंज होने वाला है, करेक्ट। पर अगर मैं ट्रेन की टिकट की बात करूँ तो ट्रेन की टिकट आप ये ऑप्शन में लो या उस ऑप्शन में लो, आपको उतना ही ट्रेन का टिकट का भाड़ा देना है। तो अगर ट्रेन का टिकट का पैसा उतना ही देना है तो कोई भी ऑप्शन लो, आपको उतना ही अगर देना है तो उस चीज़ के बारे में हमको सोचना ही नहीं है। ये चीज़ हमारे डिसीजन के एंगल से पूरी तरीके से इरेलेवेंट हो जाती है। तो अभी इसी क्वेश्चन को हम उसी एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। क्या दो ऑप्शन है बच्चों हमारे पास दो ऑप्शन है, 400 यूनिट्स स्टैंडर्ड के या 200 यूनिट्स डिलक्स के। ये हमको दोनों में से कोई तो एक चूज़ करना है। स्टैंडर्ड का कॉस्ट स्ट्रक्चर ये लिखा है, 5 रुपये की सेलिंग प्राइस है, 50 पैसे का मटेरियल कॉस्ट है, 2 रुपये का लेबर है और 50 पैसे का वेरिएबल ओवरहेड्स है। और डिलक्स का 1 रुपये का मटेरियल है, 2 रुपये का लेबर है और 50 पैसे की वेरिएबल कॉस्ट है। मैं इसी डेटा को एक बार नीचे ले लेता हूँ और फिर हम बात करेंगे बच्चों। what is the option 1, what are the two options which are there in front of us, option 1 and option 2। प्रोडक्ट है यहाँ पे स्टैंडर्ड, यहाँ पे प्रोडक्ट है डिलक्स। कितने यूनिट्स थे स्टैंडर्ड के, आप चाहिए तो 400 बनाओ यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए, या फिर आप यहाँ पे 200 बनाओ डोमेस्टिक के लिए, करेक्ट। रुपीस पर यूनिट हमारे पास अवेलेबल थी, पर यूनिट इसके लिए लिख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज सारी की सारी एलिमेंट तुम्हारी वेरिएबल है। तुमको पता था तुम्हारी इसको अगर बेचोगा तो आप 5 रुपये में बेचोगे और इसकी सेलिंग प्राइस हमको ढूंढनी है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आया था, पहला था डायरेक्ट मटेरियल, कितना था, स्टैंडर्ड को चाहिए था 50 पैसे का, उसको चाहिए था 1 रुपये का, लेबर दोनों जगह पे 2 रुपये, वेरिएबल ओवरहेड दोनों जगह पे 8 आना है। इधर था 50 पैसे, इधर था 1 रुपया, करेक्ट। इसको थोड़ा बड़ा रहने दो। नेक्स्ट कम्स डायरेक्ट लेबर, जो इधर था 2 रुपये, इधर भी था 2 रुपये, और वेरिएबल ओवरहेड्स इधर था 50 पैसे, इधर भी था 50 पैसे, करेक्ट। हमारे पास बच्चों हमारे पास स्टैंडर्ड का काम है और हम सोच रहे हैं कि डिलक्स का काम ले। तो क्या होगा अगर मैं स्टैंडर्ड से डिलक्स की तरफ जाऊं, अगर मैं स्टैंडर्ड के काम को रिजेक्ट करूं और मैं बोलूं मैं डिलक्स का काम करूंगा, तो ये मेरे डिसीजन का मेरे बिजनेस के एंगल से क्या इफेक्ट गिरेगा वो मुझे सोचना है। रेलेवेंट कॉस्टिंग बोलती है जो चीज़ें चेंज होगी वही तुम्हारे डिसीजन के लिए रेलेवेंट है, और वो चीज़ें जो तुम कोई भी डिसीजन लो अल्टीमेटली तुम्हारा उतना ही खर्चा होने वाला है, तो वो तुम्हारे लिए इररिलेवेंट हो जाता है। तो अभी इसी क्वेश्चन को उस एंगल से ही देखते हैं। तो कैन आई से इफ द कंपनी rejects standard product offer and accepts deluxe offer। अगर कंपनी ने स्टैंडर्ड के जगह पे डिलक्स की ऑफर ली तो कंपनी को क्या चीज़ें बदलेंगी, जो चीज़ें बदलेंगी वो हमारे लिए रेलेवेंट है। तो बच्चों अगर मैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेचता तो मैं 400 यूनिट्स बेचता, 5 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये का सेल्स रेवेन्यू जनरेट होता। अगर मैं डिलक्स की तरफ आऊँगा तो ऑब्वियसली ये रेवेन्यू मुझे मिलेगा क्या, तो नहीं मिलेगा सर। आपने अगर वो प्रोडक्ट बेचा तो इसको बेच के जो पैसा मिलने वाला था वो आपका आना बंद हो जाएगा, करेक्ट और इनकरेक्ट।
तो ये रेलेवेंट हुआ कि इरेलेवेंट हुआ? जो चीज़ें बदलेंगी वो रेलेवेंट है, जो चीज़ें सेम रहेंगी वो इरेलेवेंट है। जैसे रिक्शा का पैसा अलग अलग था तो वो रेलेवेंट था, ट्रेन का टिकट सेम था तो वो इरेलेवेंट था। तो इन दिस केस सेल्स रेवेन्यू हमारा हाथ से चला जाएगा, 400 यूनिट्स के ऊपर 5 रुपये जो हम कमाने वाले थे वो हमारे हाथ से चले जाएंगे, तो इट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी लॉस एक तरीके से। तो कैन आई से इट इज सेल्स रेवेन्यू foregone on 400 units of standard not sold। स्टैंडर्ड के जो 400 यूनिट्स बेच के जो पैसा मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, तो 400 यूनिट्स पे 5 रुपये के हिसाब से आपका 2000 रुपये का नुकसान होगा। रिमेंबर, ये नुकसान है जो आपका हो रहा है अगर आपने ये डिसीजन लिया तो। पर बच्चों, इस नुकसान के सामने कुछ फ़ायदे होंगे क्या? हाँ, अगर डिसीजन लेने से अगर मेरे कोई खर्चे बच जाते तो वो मेरा फ़ायदा है, तो मुझे वो देखना है अभी। तो अभी उस फ़ायदे के बारे में देखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कौन सी कॉस्ट के बारे में? पहले हम बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट के बारे में। ध्यान से सुनना अभी बच्चों। अगर मैं ऑप्शन 1 में होता तो मैं स्टैंडर्ड के 400 यूनिट्स बनाता और उन हर एक यूनिट के ऊपर मेरा 50 पैसे के हिसाब से मटेरियल का खर्चा होता। तो 400 यूनिट्स पे 50 पैसे के हिसाब से 400 इंटू 0.5, 400 इंटू 0.5 मेरा खर्चा होता। 400 इंटू 0.5 मैं खर्चा कितना करता, या फिर मैं अगर इसको अगर इजी लैंग्वेज में अगर लिखूँ इधर, 400 यूनिट्स के ऊपर 0.5 के हिसाब से मेरे 200 रुपये खर्च होते, करेक्ट। पर क्या होगा अगर मैं इसके जगह पे, स्टैंडर्ड के जगह पे अगर मैं डीलक्स की तरफ आऊँ? अगर मैं डीलक्स की तरफ आऊँ तो यहाँ पे मैं तो 200 यूनिट्स ही बनाऊँगा, पर ये 200 यूनिट्स 1 रुपये के हिसाब से मेरा मटेरियल खर्चा करवाएगी, मतलब मेरे मटेरियल का तो 200 रुपये ही खर्चा होगा। और अगर अब अभी आप देखोगे तो आपने ये ऑप्शन लिया तभी भी आपके 200 रुपये खर्च हो रहे हैं, और वो ऑप्शन ले रहे हैं तभी भी हम 200 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो बच्चों, क्या ये कॉस्ट दोनों ऑप्शन में सेम रह रही है? तो हाँ, ऑब्वियसली ये सेम है। तो ये कॉस्ट रेलेवेंट हो गई कि इरेलेवेंट हो गई? तो आपको अभी सबको पता ही है कि कोई कॉस्ट अगर सारे ऑप्शन में सेम इनकर होती है तो वो कॉस्ट आपकी डिसीजन के लिए इरेलेवेंट हो जाती है। देखो, पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया अभी। जो मेथड 2 में जिस मटेरियल को ध्यान में रखते हुए पूरे कैलकुलेशंस हमने किए, पूरा का पूरा फोकस हमारा जिस मटेरियल के ऊपर था, वो वही मटेरियल अभी इस अप्रोच के अंदर इररिलेवेंट हो गया है। जिसके ऊपर जिसको तुम इतना देर से जिसके ऊपर ध्यान दे रहे थे, उसी चीज़ को अभी हम बोल रहे हैं ये अप्रोच में बॉस इसको इग्नोर करो। क्योंकि 400 के ऊपर 50 पैसे के हिसाब से 200 रुपये खर्च करना, या 200 यूनिट्स के ऊपर 1 रुपये के हिसाब से 200 रुपये खर्च करना, आपका खर्चा तो उतना ही होने वाला है। तो विच मीन्स अगर वो खर्चा अगर उतना ही रहने वाला है तो इस चीज़ के बारे में मुझे सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। तो बच्चों, माई मटेरियल कॉस्ट बिकम्स इररिलेवेंट इन दिस केस। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। क्या बच्चों इसी तरीके से मेरी सारी की सारी कॉस्ट इररिलेवेंट है क्या? तो देखते हैं। नेक्स्ट कम्स लेबर। लेबर का तो सर इजी है ना सर, इधर भी 2 रुपये खर्च हो रहा है, इधर भी 2 रुपये खर्च हो रहा है, तो ये भी इररिलेवेंट हो गया। नहीं, आपको समझ में आ गया सर, ये इररिलेवेंट नहीं है। क्योंकि ये जो 2 रुपये यहाँ पे अगर इस ऑप्शन में होता तो ये जो 2 रुपये जो खर्च हो रहे हैं वो 400 यूनिट्स पे खर्च होते। मतलब बच्चों, मेरा खर्चा होता अगर इस ऑप्शन में होता तो मैं 400 इंटू 2 800 रुपये खर्च होता। जबकि अगर मैं इस ऑप्शन में की तरफ आऊँ तो मेरे 200 यूनिट्स पे 2 रुपये के हिसाब से 400 रुपये खर्च होंगे। मतलब बच्चों, मेरे लेबर के जिधर 800 रुपये खर्च होने वाले थे उधर 400 रुपये ही खर्च होंगे। तो मेरे 400 रुपये बच गए कि नहीं बच गए? मेरा खर्चा बच गया, तो ये मेरा फ़ायदा है क्या नुकसान है? तो ऑब्वियसली बच्चों ये मेरा फ़ायदा है। तो अब इस फ़ायदे को हम लिख लेंगे। तो कहने से ये तो नुकसान था, ये बेसिकली आपका नुकसान हुआ था। तो नुकसान के सामने दिस वाज माय लॉस। तो इस लॉस के सामने बच्चों मेरा बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है? मेरा बेनिफिट हो रहा है सेविंग्स इन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कैसे सेविंग होगी? पहले मैं 400 यूनिट्स पे 2 रुपये खर्च करने वाला था, अभी मैं 200 यूनिट्स पे ही 2 रुपये खर्च करूँगा। मतलब बच्चों, मेरे 400 रुपये तो लेबर के बच गए। क्या यही लॉजिक वेरिएबल ओवरहेड के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है? जब भी मैं इस पे काम करता था तो मैं 400 यूनिट्स पे 50 पैसे के हिसाब से
200 रुपये खर्च करने वाला था, और अगर मैं ये ऑप्शन की तरफ आऊँ तो मैं 200 यूनिट्स पे 50 पैसे के हिसाब से मेरे 100 ही रुपये खर्च होने वाले। तो जिधर मेरा 200 रुपये खर्च होने वाला था उधर मेरे 100 ही रुपये खर्च होंगे, मतलब मेरे 100 रुपये का खर्चा वापस बचेगा। किस नाम से बचेगा? तो वेरिएबल ओवरहेड के नाम से बचेगा। तो कैन आई से सेविंग्स इन वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट 400 यूनिट्स पे 50 पैसे के हिसाब से खर्च होना था, अभी 200 यूनिट्स पे 50 पैसे के हिसाब से खर्च हो रहा है। तो जो 200 रुपये खर्च होने वाले थे वो अभी आपके सिर्फ 100 ही रुपये खर्च होंगे, मतलब आपके वेरिएबल ओवरहेड्स के भी 100 रुपये खर्च होंगे। याद रखना है बच्चों, ये दोनों जो फिगर्स है ये आपकी बेनिफिट की फिगर है। तो बच्चों अगर मैं इसके अलावा फिक्स ओवरहेड तो हमने पहले ही बात की थी कि वो इरेलेवेंट है, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन में सेम ही इनकर होने वाला है। तो बच्चों क्या मैं अगर मैं क्लोज आउट करने की कोशिश करूँ तो क्या मैं बोलूँ कि अगर मैं इस ऑप्शन से उस ऑप्शन की तरफ आऊँ, ऑप्शन 1 से ऑप्शन 2 की तरफ आऊँ, तो जिधर जो मेरे को 2000 रुपये मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे, पर उसके सामने मेरे खर्चों के 400 रुपये ये और 100 रुपये वो, ऐसे करके मेरे 500 रुपये का खर्चा बच जाएगा। तो बच्चों अगर मैं फिर अभी नेट मेरा बेनिफिट लॉस देखूँ तो मेरे को 2000 रुपये का नुकसान हो रहा है, पर उसके सामने मेरे 500 रुपये का फ़ायदा भी हो रहा है। तो बच्चों मेरा नेट लॉस कितना हुआ है? नेट लॉस जो हुआ है वो हुआ है 1500 रुपये का लॉस हुआ है, जो किससे रिकवर करना है अपने को? तो ये अपने को रिकवर करना है टू बी रिकवर्ड फ्रॉम डिलक्स। अगर मैं ये ऑप्शन से उस ऑप्शन की तरफ आऊँ तो ये 1500 रुपये का नुकसान मेरे को डिलक्स से रिकवर करना है, बराबर ना? पर डिलक्स के कितने यूनिट्स है जिसको मेरे को बेचने हैं? यूनिट्स टू बी सोल्ड ऑफ डिलक्स। डिलक्स के कितने यूनिट्स बेचने हैं? तो डिलक्स के 200 यूनिट्स बेचने हैं। तो बच्चों मेरी डिलक्स की सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होनी चाहिए? तो अगेन यू कैन सी 1500 डिवाइडेड बाय 200, योर सेलिंग प्राइस स्टिल कम्स टू रुपीज़ 7.5 पर यूनिट। जादू नहीं है ये बच्चों, ये कॉस्टिंग है। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। ट्रस्ट में बच्चों, जो चीज़ें तुमने इंटर लेवल पे पढ़ी है उससे ये बहुत अलग है। इट विल हेल्प यू इन रियल लाइफ, इट विल हेल्प यू थिंक प्रैक्टिकली। तुम्हारा एनालिसिस करने का तरीका बहुत चेंज होने वाला है सब्जेक्ट से। 3 अलग अलग अप्रोच, रेलेवेंट कॉस्टिंग का अप्रोच हो, मार्जिनल कॉस्टिंग का की फैक्टर कंसेप्ट अप्लाई किया हो, या फिर बेसिकली आपका बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग हो, कोई भी एंगल से करो, अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर वही आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम 3 अलग अलग मेथड से करते तो है, पर तीनों मेथड में हमारे आंसर अलग अलग आते हैं। तो ये नहीं चलने वाला है, आंसर वही आना चाहिए, सोचने का तरीका कोई भी हो। अच्छा, फिर सवाल उठता है सर फिर एग्ज़ाम में कौन सा तरीका फॉलो करें? तो एग्ज़ाम में तुमको जो चाहिए वो तरीका फॉलो करो, कोई भी एक तरीका फॉलो करोगे चलेगा, सिर्फ जो करोगे सही करना, बस वही है। तुम्हारा काम है कॉस्टिंग के अंदर सारे कंसेप्ट्स को बनाना दिमाग में। एक बार वो बन जाते हैं तो सिस्टम आपका बराबर से काम करना शुरू करेगा। क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आपका दिमाग खुद ही बोलेगा ये रेलेवेंट है, ये इरेलेवेंट है। ये देखो ये रिलेवेंट आपको अभी प्रैक्टिकल लाइफ में भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे आसपास ना बच्चों वैसी ही होती रहती है, हम क्यों मगजमारी करते हैं? ये रिलेवेंट है क्योंकि तुम कुछ भी करो अल्टीमेटली होना ही है, बराबर ना? तुम सिर्फ तुम्हारी कंट्रोलेबल चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, जो तुम्हारे हाथ में, उसी चीज़ों के बारे में तुम डिसीजन ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये डेमो लेक्चर मैं ज़्यादा और एक्सटेंड नहीं करता हूँ, ये ऑलरेडी ठीक ठाक ड्यूरेशन का हो गया है। तो बच्चों मेरा हर एक क्वेश्चन जो रहेगा या हर एक कंसेप्ट जो रहेगा वो इतनी डिटेल क्लैरिटी से मैं पढ़ाऊँगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं थोड़ा सा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी इस्तेमाल करूँगा, ताकि वो एक दिमाग में बैठ जाता है वो कि बाबा एक्चुअल में क्या बोल रहे सर। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर कुछ अलग सोच रहा है और बच्चे के दिमाग में कोई अलग ही पिक्चर क्रिएट हो रहा है। तो ये ना हो, इसके लिए जहाँ पे ज़रूरत रहेगी वहाँ पे मैं पिक्चर्स को इस्तेमाल करूँगा, बट मेजॉरिटी बेसिकली कंसेप्ट्स के ऊपर मेरा 100% फोकस रहने वाला है। द मोर कंसेप्ट यू अंडरस्टैंड, द मोर प्रैक्टिकली इट इज़ यूजफुल फॉर यू। बहुत ज़बरदस्त है और आपको पता ही नहीं है इसकी गहराई कितनी है। इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर जो आप पढ़ते जाओगे, डिसीजन मेकिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बहुत सारे और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग बोलो आप,
या आप टारगेट कॉस्टिंग बोलो, जस्ट इन टाइम बोलो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोलो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ओएम का भी आपका जो पूरा सिलेबस था वही इधर का इधर है, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये फन पैक्ड और थ्रिल पैक्ड होगा। आप गारंटी हो कि आप जब देखने बैठोगे आप लेक्चर बीच में छोड़ोगे ही नहीं। सॉरी, इस तरीके से लेक्चर होने वाला है। मेरे रिकॉर्डिंग्स इसके चालू है। मेरा बस यही मानना है कि जो दूँ तुमको बेस्ट दूँ, ऐसे दूँ कि तुम्हारी सारी चीज़ें कवर हो सके। इसके अंदर कवरेज क्या होगा, तो तुम्हारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस देखेंगे, इंस्टीट्यूट का बाकी का मटेरियल देखेंगे, अच्छे ऑथर के बुक्स अगर रहेंगे तो उसके अंदर के भी क्वेश्चंस मैंने उठाए। इस तरीके से मटेरियल बन रहा है कि इसके अंदर बेसिकली सारी की सारी वैरायटी इन डिटेल कवर हो। इस तरीके से ना हो कि ऊपर से हो, तुम्हारे दिमाग में वो क्लैरिटी होनी चाहिए। बस तुम्हारा काम है उस कंसेप्ट को समझना, प्रॉब्लम को पहले पॉज करके खुद के एंगल से सोचना और फिर ये वीडियो देखना, आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप आपके दोस्तों को भी ये पास ऑन कीजिए, आप भी खुद देखिए। आपको तो अभी ओवरऑल एक बेसिक आइडिया आया रहेगा कि किस तरीके से चलने वाला है ये पूरा का पूरा सेशन। और जैसे लेक्चर्स, कॉन्टैक्ट नंबर तो मैंने नीचे रखा ही है, आप इस नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए और फिर मिलते हैं हम आगे वाले सेशन के अंदर। बाय एवरीवन।